फर्स्ट वीक में लास्ट वीक का हमने जो, अगर कुछ लोग तो काफी सारे लोग आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ऐसा ही है। तो खैर उसका जो हमने लास्ट वीक में किया था, फर्स्ट लेक्चर में तो हमने ये किया था, कोर्स इंट्रोडक्शन थी और कोर्स कंटेंट्स को डिस्कस किया था, और इसके अलावा देखिए टेक्स्ट बुक वगैरह हम कौन सी लगा रहे हैं, और इसके अलावा क्या होगा आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा। तो ये वाली चीजें थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में फिर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में शुरू की थी उसके बारे में थोड़ा बताया था। सीपीयू को बेसिकली डिफाइन कर दिया था, उसके बेसिक कंपोनेंट्स देख लिए थे, और इसके अलावा मेमोरी को देख लिया था। और जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने आईओएस को देखा था कि आईओएस क्या होती हैं, और उसको देखने के बाद फिर हम बाइनरी नंबर सिस्टम पर आ गए थे। डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्जन कर रहे होंगे, बेसिक्स नहीं उसकी हमने की थी कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से कैसे लेके आते हैं, लेकिन हमने कुछ उसके जो की पॉइंट्स थे जो कि हमें इस कोर्स में बार बार करने पड़ेंगे, कुछ खास नंबर्स या उनकी कोई डायरेक्ट कन्वर्जेंस, वो वाली चीजें हमने टिप्स देखी थी कि कैसे होती हैं। प्लस फिर हमने देखा था कि यार अनसाइंड और साइंड नंबर रेंजेस कैसे बन रही हैं और वो कैसे निकलती हैं। तो हमने एक 4 बिट का यूज केस देखा था, और उस चीज को हमने कहा था कि फिर हम किसी भी 16 बिट या 32 बिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पंखे की आवाज थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। तो खैर तो लास्ट वीक में हमारा फिर यही था हुआ कंक्लूड। तो उसकी स्लाइड्स भी अपलोड कर दी हुई हैं, आपके मॉडल के ऊपर कर दी हुई हैं, पियाजा पे भी शायद कर दी हुई हैं, और ड्रॉप बॉक्स में भी कर दी हैं। उनके लिंक्स शेयर कर दिए थे, और आज लेक्चर के एंड पे मैं दोबारा उसके लिंक शेयर कर दूंगा, तो उधर से उठा लीजिएगा। बाकी इसकी वीडियोस बन रही हैं, तो रिपीट में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियोस बन रही हैं, तो आप वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहां से चेक कर लीजिएगा आप। तो बस ठीक है, आज का फिर शुरू करते हैं। तो लास्ट जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि हमारे इस कोर्स का जैसे नाम है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स। तो इसमें एक्चुअली 2 सेक्शंस बनते हैं हमारे, एक माइक्रो प्रोसेसर्स का बनता है और एक माइक्रो कंट्रोलर्स का बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि हम माइक्रो कंट्रोलर्स का जो सेक्शन है वो पहले कर रहे हैं कवर। इसको हम थ्योरी में भी कवर कर रहे होंगे, और लैब्स भी इसकी हमारी पैरेलल में चल रही होंगी माइक्रो कंट्रोलर्स की, ठीक है। तो आज हम माइक्रो कंट्रोलर से शुरू करते हैं, देखते हैं इसकी बेसिक। आज के लेक्चर में जो थोड़ा सा है ना, इसको थोड़ा आहिस्ता कर लो, फिर वो शोर बहुत होता है, वो पीछे वालों को समझ नहीं आता। आज के लेक्चर में जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, एक तो ये लिंक जो शेयर किया हुआ है माइक्रो ई का है लिंक। तो कुछ जो हमारी पिक्चर्स हैं वो हमने यहां से ली हुई हैं, इसकी बुक भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी इन्होंने फ्रीली अवेलेबल की हुई है अपनी साइट के ऊपर, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर की जो आपने डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़नी है तो यहां से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करने की जरूरत है कि यार माइक्रो कंट्रोलर है क्या चीज। सुना हुआ पहले आप लोगों ने नाम माइक्रो कंट्रोलर का, कोर्स के अलावा हटके, कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? क्यों नहीं, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? कभी सुना नाम माइक्रो प्रोसेसर का? सुना हुआ है कि नहीं, या उसका भी नहीं सुना? कुछ आइडिया? यार ये अभी भी काफी तेज है, अगर इसको स्लो कर लो ना, मुझे समझ नहीं आ रही दरअसल ना, वो शोर इतना होता है फिर उसकी समझ नहीं आती मुझे। ये दोनों जो है ना, दोनों को आहिस्ता कर लो। तो खैर माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली इज अ स्मॉल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक आईसी फॉर्म में अवेलेबल है आपके पास, एक पूरा कंप्यूटर, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, उसमें एक तो प्रोसेसर आ रहेगा आपका, प्लस प्रोसेसर ने जिस चीज पे ऑपरेट करना होता है, मेमोरी से चाहिए, मेमोरी से डेटा को उठा के लाता है, वो मेमोरी भी साथ इसके इंटीग्रेटेड होगी, और प्लस कुछ इसके पेरिफेरल्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करता है कि उस डेटा को जो कि मेमोरी में आ रहा है उससे इन या आउट कर रहा होता है। तो ये तीनों चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं इन अ सिंगल आईसी, एंड दैट आईसी इज नोन एज योर माइक्रो कंट्रोलर। इस माइक्रो कंट्रोलर को जब कभी हम बोर्ड पे लिख रहे होंगे तो
ये माइक्रो का जो सिंबल होता है आपका, मिली माइक्रो वाला जो सिंबल होता है, ये माइक्रो वाला ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं, या सिंपल यू लिख सकते हैं, ठीक है, या एमसीयू लिख रहे होंगे। तो ये तीनों हम जौन से है ना कह सकते हैं इसके शॉर्ट नोटेशंस यूज कर सकते हैं जब भी हम लेक्चर में आइंदा अपकमिंग लेक्चर्स में इसको जब रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या है, अगर जस्ट दोबारा रिकैप करेंगे, क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर इज जस्ट एन आईसी। अब आईसी आप लोगों ने इस्तेमाल की है सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो आईसी इस्तेमाल की हैं। किस तरह की थी वो? ओपैम्प की आईसी है जैसे, है ना। 555 टाइमर वगैरह की इस्तेमाल की है कि नहीं की है? वो नहीं की है। तो खैर वो आईसीज है, या फिर आपने डीएलडी के उसमें यूज की थी कोर्स में, एंड और गेट्स की आईसीज। अच्छा, अगर उन आईसी से कंपेयर करूं तो वो आईसीज बहुत सिंपल थी। जो एंड और गेट की थी वो क्या करती थी? वो एक ही काम करती थी, एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, और का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। जबकि ये जो सा ये पूरा प्रोसेसर है, ये ना सिर्फ एंड और कर सकता है, ये एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, शिफ्टिंग का ऑपरेशन कर सकता है, और उसके अलावा बहुत कुछ कर रहा है। तो ये इसकी कमाल की बात है इस आईसी की, ठीक है। इट्स अ डिजिटल आईसी। डिजिटल आईसी इन सेंस के दूसरी जो आ जाते हैं ओपैम्प वगैरह पढ़े तो वो एक एनालॉग आईसी है आपकी, ठीक है, या वोल्टेज रेगुलेटर्स वगैरह की जो आप कुछ यूज कर रहेंगे, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कुछ वो है। ये एक आपकी डिजिटल आईसी है जो कि ये वाले कुछ काम कर रही है। तो हमें इसका क्लियर होना चाहिए। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर भी कुछ ऐसी ही चीज होती है, ठीक है। सिर्फ ये है कि उसके अंदर ना प्रोसेसर कोर तो होती है, लेकिन मेमोरी ना उस तरह उसमें इंटीग्रेटेड नहीं होती। आपको ना अगर वो सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम चलाना है ना, तो आपको कुछ और चीजें लगानी पड़ती हैं उसमें। फॉर एग्जांपल इस क्लास में सीपीयू नहीं कोई पड़ा हुआ है, अगर वो आप पीसी देखें, लैब्स वगैरह में हमारे पड़े हुए हैं, तो क्या होता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आइटम होता है कि उसका मदरबोर्ड। वो मदरबोर्ड क्या करता है? वो मदरबोर्ड आपको कुछ स्पेस देता है जिसके ऊपर क्या आप लगा सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगा सकते हैं। वो आपको जगह देता है जिसके ऊपर आप रैम लगा सकते हैं। वो आपको कुछ कनेक्शंस देता है जिसके थ्रू आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, पावर सप्लाई लगा सकते हैं, इस तरह की। तो काफी वो डिफरेंट चीजें लग के फिर एक सिस्टम होता है जो कि वर्किंग सिस्टम बनता है वहां आपका। माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर में ये जितनी नेसेसरी चीजें चाहिए उसको चलने के लिए वो एक ही जगह उन्होंने इंटीग्रेट कर दी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक फर्क है आपका माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर में। तो माइक्रो कंट्रोलर में भी एक माइक्रो प्रोसेसर पाया जाता है, ठीक है, प्लस उसमें जो उस माइक्रो प्रोसेसर को चलाने के लिए कुछ नेसेसरी चीजें हैं ना, जैसे मेमोरी है या कुछ पेरिफेरल्स है, वो भी उसके साथ ही उन्होंने इंटीग्रेट कर दिए माइक्रो कंट्रोलर में। ये काम किया उन्होंने। माइक्रो प्रोसेसर जो सिंपल माइक्रो प्रोसेसर होता है, जैसे इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर आपने कोर टू डुओ या और इस तरह की जो चीजें हैं इस्तेमाल करते, कोर i3 प्रोसेसर वगैरह, वो क्या उनमें प्रोसेसर तो है लेकिन उसके साथ बाकी की चीजें अलहदा से आपको लगानी पड़ती हैं। जब आप लगाते हैं तब जाके आपका एक फंक्शनल सिस्टम आता है। इधर ऐसा नहीं है। इधर तो आप ये जो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है, इसके साथ जनाब आप इसको पावर अप करें, ठीक है, इसका क्लॉक या तो बिल्ट इन होता है या एक्सटर्नल क्लॉक दे सकते हैं, वो करें तो साथ ही ये रेडी होता है, फंक्शनल होता है ये वाला, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर में आपको एक मदरबोर्ड चाहिए, उस मदरबोर्ड के ऊपर आप किसी एक पर्टिकुलर स्लॉट में उस माइक्रो प्रोसेसर को लगाते हैं, मेमोरी लगाते हैं, कोई हार्ड डिस्क लगाते हैं, कोई डिस्प्ले लगाते हैं, फिर जाके जनाब आप चलने के काबिल होते हैं। उधर ये हालात होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर में ये नहीं है, ठीक है। तो ये एक तो फर्क है। आपको ये बात बड़ा पेट सा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि यार माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या फर्क है। फिर कुछ जब ये चीजें हम करते हैं ना, तो कुछ सेकेंडरी एडवांटेजेस आ जाते हैं इनकी। वो क्या एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को बहुत कम चीजें चाहिए चलने के लिए साथ, और ज्यादातर चीजें स्टैंड अलोन पैकेज है एक पूरा, तो क्या होता है ये सस्ता पड़ता है। ये फ्यू ₹100 में एक फंक्शनल सिस्टम रेडी होगा हमारा, फुली फंक्शनल। माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर में आपको कुछ फ्यू थाउजेंड स्पेंड करने पड़ेंगे तो फिर आपका एक रेडी होगा सिस्टम, वैसे नहीं होगा। जब कंट्रोलर में ऐसा नहीं। कंट्रोलर में जनाब आप लें, आईसी लें, फॉर एग्जाम्पल जिस कंट्रोलर के ऊपर हमने काम करना है वो 500 के अराउंड वो आईसी मिल जाएगी आपको। उसका बेसिक से कुछ कंपोनेंट्स लगाएं तो 600-700 में आपका हो जाएगा। बढ़ाते रहेंगे, हम तो थोड़ा सा बड़ा बोर्ड बनाएंगे तो शायद 1000 या 1500 रुपये तक चला जाए। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक सिस्टम चलाना है उसमें तो वो जनाब वो आप उसको
700-800 रुपए में बिल्कुल एक रेडी चला सकते हैं मोड उसका। तो ये अच्छा, इसमें भी खास बात ये कि जो हम कंट्रोलर यूज करेंगे वो थोड़ा सा महंगा होगा, नहीं तो सस्ते कंट्रोलर भी मिल जाते हैं, 150-200 रुपए में भी एक कंट्रोलर मिल जाता है, वो आप लगाएं तो आपको 300-400 में एक डिजिटल सिस्टम रेडी है। अच्छा, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप बहुत सारे जो ऑटोमेशन के बेसिक काम है वो कर सकते हैं। बेसिक ऑटोमेशन के काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि यार जब मैं इस कमरे में आऊं तो लाइट चल जाए खुद ब खुद, और जब मैं चला जाऊं तो ऑफ हो रहे, तो एक सेंसर चाहिए मुझे जो कि शायद मोशन सेंसर का हो गया, वो लगा दूंगा मैं इसके साथ, इसकी इनपुट्स के साथ, और वो उस पर देखेगा, उसकी बेस पे डिसाइड करेगा कंट्रोलर के अच्छा अगर इनपुट कोई मिल रही है मुझे तो मैं ऑन कर दूं, नहीं मिल रही तो फिर मैं ऑफ कर दूं। इस तरह का काम कर सकता है। अब इस काम के लिए आपको पूरा कंप्यूटर नहीं चाहिए, जो कि हम ये जैसे मैं इस वक्त कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूं, इस तरह का कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए आपको। एक बिल्कुल बेसिक सी डिसीजन मेकिंग है जो आप कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बनाना है तो ठीक है यार, एक हम टेम्परेचर सेंसर लगा लें इस कंट्रोलर के साथ, वो क्या करे, वो फैसला कर ले कि अच्छा यार जब भी टेम्परेचर इस रूम में 26 से ऊपर चल रहा है जा रहा है तो फैन, या 25 से ऊपर जाने लगा है तो फैन ऑन हो रहा है, अप्रोच कर रहा है 28-29 को अप्रोच कर रहा है तो इसकी स्पीड तेज हो रहा है, और लेट से अगर ह्यूमिडिटी और वो कुछ इस तरह का बनता है तो अगर एसी लगे हुए हैं तो एसी ऑन हो रहे हैं। अब ये वाली भी जो चीज है इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है कि एक सेंसर की इनपुट है, उससे टेम्परेचर आ रहा है, उस टेम्परेचर के साथ आपने एक इफ एल्स कंडीशन लगा दी है, जो प्रोग्रामिंग में आपने की थी ना इफ एल्स कंडीशन, वो वाली कंडीशन लगा दी है, और उसकी बेस पे आप कोई आउटपुट कौन सी है उसे हाई या लो कर रहे हैं, उस आउटपुट के साथ आपकी कोई रिले कनेक्टेड है, कुछ और है जो कि उस पूरे सिस्टम को ऑन या ऑफ कर रही है। दैट्स ऑल। ये आपका एक ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार हो गया। तो इस तरह बहुत सारे ऑटोमेटिक सिस्टम्स आप इस थोड़े से खर्चे के साथ बना सकते हैं। पूरा आप माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम आपको वहां चाहिए जहां आपके जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हो कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक, या ऐसा है कि आपने उधर उसको मुख्तलिफ रोल्स में यूज करना। जैसे अब ये मेरा कंप्यूटर है, इस वक्त तो मैं इसको इस रोल में यूज कर रहा हूँ, मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन जब मैं फॉर एग्जाम्पल वापस चला जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं इसके प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो विजुअल स्टूडियो मैंने ऑन किया, और अगर मैं मैटलैब पे काम कर रहा हूं तो मैटलैब की एप्लीकेशन चला के मैटलैब पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैंने सॉन्ग सुनने हैं तो कोई मीडिया प्लेयर लगा लूंगा, कोई मूवी देखनी है तो वो कर लूंगा, और ब्राउजिंग करनी है तो ब्राउजर खोल लूंगा। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जो इस तरह के जनरलाइज सिस्टम्स हैं उसमें तो ये है कि आपने इसलिए जनरल रखा होता है उसमें चीजों को कि आप लोड करते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन लोड करते हैं, उसके मुताबिक वो आपके कंप्यूटर का वाला बिहेवियर हो जाता है। तो यही वाला कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं जो पब्लिकेशंस का काम करते हैं, कि जिन्होंने कोरल ड्रा वगैरह के ऊपर बनाए और उसको प्रिंट्स वगैरह निकालने, वो भी काम कर रहे हैं, अकाउंट्स वाले भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, क्विक बुक्स इंस्टॉल की है, एक्सेल इंस्टॉल किया, इस पर काम कर रहे हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी लोग काम कर रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के उसके ऊपर कुछ टाइप कर रहे हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं। जो जिन्होंने कोई गाने शाने कंपोज करने हैं तो कुछ उस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो एडिटिंग का काम करना है तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। तो जो बेसिकली ये कंप्यूटर क्या है, इस कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चलेगा ये उस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। तो ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसकी इस तरह की स्पेक्स हैं कि जो मुख्तलिफ आपको क्या कर सकता है कि मुख्तलिफ मोड्स में जिसे हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोलर में ऐसा नहीं है, जो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होगा जो कि ये वाला, इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो कंट्रोलर जो मेरे कंपनी को ऑटोमेट कर रहा है मैं कहूं कि यार आज इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कंपोजिंग का काम कर लूं, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है इसके ऊपर। क्यों? ये बेचारा कर ही नहीं सकता, इसकी जो मेमोरी वगैरह बाकी चीजें प्रोसेसिंग बहुत लिमिटेड है। ये इस पर्पज के लिए बना ही नहीं था, ये कुछ और पर्पज के लिए बना था। तो हमें इस चीज का एक तो ना पहले तो ये थिंकिंग ये डेवलप करनी है, अपना एक ना कह लें कि सोच बनानी है कि यार हम चीजों प्रॉब्लम को देखें और प्रॉब्लम को देखते ही पहचान जाए कि यार इस जगह के ऊपर कंट्रोलर बेस्ड सोल्यूशन अच्छा रहेगा, इस जगह के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सोल्यूशन अच्छा रहेगा। एक तो ये हमें थोड़ी सी फील आनी चाहिए। तो मैंने कुछ जैसे एग्जांपल्स दिए, इस एग्जांपल्स को आप आगे लेके चल सकते हैं कि यार वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि यार मुझे ऐसा है कि एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम बनाना है जो कि क्या करेगा, आप लोग बैठे हुए हैं तो कैमरे से आपकी तस्वीरें ले ले और तस्वीरें लेने के बाद कुछ प्रोसेसिंग करे और बता दे कि अच्छा
ये साहब बैठे हुए हैं, दूसरे साहब बैठे हैं, तीसरे साहब ये बैठे हुए हैं, उनकी अटेंडेंस कर ले और तकरीबन हर मिनट बाद ये प्रोसेस रिपीट करता रहे, ये वाला काम कर ले। और जब ये हो जाए काम तो फिर वो ऐसा करे कि इस चीज को एक रिपोर्ट सी बना के वो मेल कर दे, मुझे मेल कर दे या ड्रॉप बॉक्स पे उसे अपलोड कर दे। अब ये वाला काम करना तो कौन सी चीज ज्यादा मौजूद रहेगी इस काम के लिए, एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम या एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम? कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम से मेरी मुराद क्या होगी, जो इस तरह की आईसी बेस्ड है, ठीक है, जो एक छोटे से बोर्ड के ऊपर लगा के चला रहे हैं, चल रहा है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम से क्या मुराद है, एक जनरलाइज पीसी जिस तरह का एक लैपटॉप है, ये मुराद है, ठीक है। अब अगर ये सवाल अगर मैं पुट करूं तो क्या होगा इसका जवाब इस प्रॉब्लम के लिए? कंट्रोलर यानी कि आप कह रहे हैं एक ऐसा कंट्रोलर जो कि कैमरा के साथ इंटरफेस करे। नॉर्मली तो कंट्रोलर जो कैमरा के साथ इंटरफेस करते हुए वैसे ही घबरा जाएंगे, ठीक है। आजकल हैं नए कंट्रोलर्स जो से हैं वो कर लेते हैं कुछ, ठीक है, जो आर्म बेस्ड कंट्रोलर्स है ना 32 बिट के, वो कर लेते हैं। लेकिन ये जो जिस तरह के कंट्रोलर पे हम जा रहे होंगे, क्या ये तो बेचारा कैमरे से वैसे ही घबराता है, कैमरे से उसका कोई या एक्सटर्नल कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा, फिर उसमें से तस्वीर उठा के ले आएगा। फिर अगर प्रोसेसिंग अगर हैवी करनी है तो ये कंट्रोलर ने हैवी प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। ये वाला कंट्रोलर जो से हम इस्तेमाल करेंगे शायद 8 मेगाहर्ट्ज पे चल रहे हैं, 20 मेगाहर्ट्ज पे चल रहे हैं। ये पीसी जो से चल रहे हैं हमारे, ये 2 गीगाहर्ट्ज पे चल रहे हैं, कोई 100 टाइम्स उससे ज्यादा पावर पे। इनके अंदर रैम कितनी मिलेगी हमें, कोई 512 बाइट्स, 2000 बाइट्स, और हम कहेंगे बहुत ज्यादा रैम है कंट्रोलर के हिसाब से। लेकिन अगर पीसी से कंपेयर करें तो पीसी में हमें क्या मिल रही है, 4 गीगाबाइट, 8 गीगाबाइट। अब कोई यानी कि बिलियंस का फर्क है। तो अगर मैंने मैडलैब सॉफ्टवेयर चलाना लैट से, तो मैडलैब को लोड होने में ही से कोई 200-300 मेगाबाइट्स तो वैसे ही चाहिए, तो भूल जाएंगे वो हम किसी कंट्रोलर की दुनिया में कोई काम ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ये वाला जो सोल्यूशन दिया इसमें अगर इन दोनों में देखें तो माइक्रो ये प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम शायद ज्यादा बेहतर रहेगा कि इस तरह कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकता है, ठीक है। लेकिन कोई और अच्छा अगर कोई और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि यार हम ना हमने बाहर जो मेन रोड है उसके ऊपर ना एक लगा लिया, कोई सेंसर लगा लिया जो कि सिंपल ये कि देखता है कि गाड़ियां कितनी गुजरी हैं। तो क्या होगा, वो सेंसर किस तरह का होगा, कुछ भी नहीं है, हम कह सकते हैं कि एलईडी लाइट है, ठीक है, इंफ्रारेड भी हो सकती है या विजिबल रेंज में भी हो सकती है। तो वो क्या कर रही है, एक तरफ उसका ट्रांसमीटर, एक तरफ रिसीवर है। तो अगर रिसीवर के ऊपर मुझे लाइट हमेशा रिसीव हो रही है तो इसका मतलब ये कि उसका पाथ ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। अगर एक ये लाइट का सोर्स है, दूसरी तरफ ये है, और हम क्या कर रहे हैं, ये सोर्स है हमारा लाइट का और ये रिसीवर है। तो अगर इधर से इधर लाइट मुझे रिसीव हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं है ना। अच्छा, जब यहां लाइट रिसीव हो रही है तो ये क्या करेगा, ये जो मेरा जो भी कोई सेंसर होगा, जो भी एक आउटपुट कोई देगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा इस लाइट के रिसीव होने पे, वो क्या कर देगा, एक हाई आउटपुट दे देगा मुझे। वो हाई आउटपुट फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है, लेट्स से कोई 5 वोल्ट हो सकती है, लेट्स। अच्छा, जैसे लेकिन मैं इस पाथ को ब्रेक कर दूं, वो कैसे ब्रेक कर दूं, कोई गाड़ी आ गई बीच में, गाड़ी कोई जल्दी से गुजर रही है, जैसे ये पाथ ब्रेक होगा साथ ही इधर कोई लाइट रिसीव नहीं होगी, ये लो रहेगा या 0 वोल्ट लाइट से दे देगा। अभी एक बड़ा एक छोटा सा एक सिस्टम हमने रेडी कर लिया है, ये 100-150 रुपए में हमारा ये सेंसर सिस्टम तैयार हो जाएगा, कुछ भी नहीं जो ये काम कर रहा है। अच्छा, डिटेक्शन कर ली है, लेकिन हमारी लाइफ में ऑटोमेशन कब होती है कि जब हम कोई चीज डिटेक्ट करके उसके ऊपर कोई एक्शंस परफॉर्म करें। उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। वो एक्शन क्या है, हमने फॉर एग्जांपल काउंट कर रहे हैं कि यार कितनी गाड़ियां गुजरी हैं। तो अगर ये जो इनपुट थी इसकी वो मैं इस कंट्रोलर को दे दूं, इसकी इनपुट आउटपुट लाइन के ऊपर, इनपुट लाइन के ऊपर दे दूं, तो ये बड़े मजे से चेक कर लिया करेगा। इसकी एक कंडीशन लगी होगी इसके अंदर, वो देखा करेगा कि यार अगर इफ जॉन सा वो कहेगा इफ वो जो पिन थी, लेट्स से पिन 6 थी, इफ पिन 6 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि कोई गाड़ी गुजरी है, और दोबारा 1 हो गई तो गाड़ी गुजर चुकी है या नहीं है कोई। अब ये जो स्टेट चेंज हो रही है ना, जितनी दफा स्टेट चेंज होगी, कि अगर पहले 1 था अब 0 है,
इस स्टेट चेंज को अगर मैं गिनना लग रहा हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आज दिन में कितनी गाड़ियां गुजरी। 10,000 गाड़ियां गुजरी थी, 20,000 गाड़ियां गुजरी थी। अभी किसी ह्यूमन को उधर वहां खड़ा करने तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, बेचारे के लिए काम करना। इसके लिए बहुत आसान है ये वाला काम करना तो बस। और ये पूरा सिस्टम हमारा 1,000 रुपये के अंदर तैयार हो जाएगा, 150। ये आप एक फिगर बता सकते हैं यार इस जगह से कितनी गाड़ियां गुजरती हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या? कोई कहेंगे यार ये गिन गिन के हमने थकते नहीं है सर, ये क्या? तो लेट से आपने क्या किया कि आपने इधर एक टोल प्लाजा बनाया हुआ है जो कि क्या नाम है, जिसका जो भी गाड़ी गुजरेगी उससे को लेट से पर व्हीकल लेट से 10 रुपये लेते हैं। इन दी एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि यार जो आपने कॉन्ट्रैक्टर था उसने जो गाड़ियां गुजरी उसके हिसाब से आपको पैसे कलेक्ट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो क्या होगा, 10,000 गाड़ियां गुजरी, 10 रुपए थे, 1 लाख रुपए उसने दिए कि नहीं? अगर वो कहता नहीं जी आज तो जनाब बस 80,000 रुपए बने हैं और ये वगैरह वगैरह, स्टिकर वाली गाड़ियां थी हैं क्या थी हैं, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं यार मेरा जो कंट्रोलर सिस्टम है ये तो कह रहा है कि यार 10,000 गाड़ियां गुजरी हैं, तो आप उसमें पेनल्टी शेनल्टी कर दोगे। अब ये देखो एक बड़ा आसान सा यूज केस है, लेकिन आपने 1,000 रुपए के अंदर एक बड़े मदद से एक सिस्टम कर लिया। और आपने ये नहीं कि कोई बंदा बिठाया वहां जाके यार तूने चेक करना कि गाड़ियां गुजरी हैं कि नहीं गुजरी। 1,000 रुपए का एक सिस्टम लगा दिया, उसे बैटरी के साथ चल रहा है या बिजली को मिल रही है, अल्लाह का ऐसा खत्म, और कोई खर्चा नहीं। दिन के बाद जाके आप देख लेते हैं उसे। इसको भी फिर मजीद आप अब नया काम क्या हो रहा है या पिछले कुछ अर्से से जो हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि ये जो इस तरह के सेंसिंग सिस्टम होते हैं इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें। जब हम इनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये चीज बन जाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, जिसे आईओटी का एक लफ्ज होता है आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा होता है, आईओटी। तो आईओटी क्या करेगा कि यार यहां जो आपने कंट्रोलर लगाया था ना, इस कंट्रोलर को उठा के एक कम्युनिकेशन का कोई मैकेनिज्म लगा देगा साथ इसके। वो वाईफाई हो सकता है, वो ब्लूटूथ हो सकता है, वो कोई वायर हो सकती है, वो कोई लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन आईसी हो सकती है, कुछ नेटवर्क्स होते हैं लोरा के नाम से, सिगफॉक्स के हैं या कुछ और हैं, वो हो सकते हैं, या ये जीएसएम को इस्तेमाल करते हुए कोई आप जीपीआरएस इस्तेमाल कर रहे हैं, एच का नेटवर्क है, 3G का है, LTE का है, उसके ऊपर आप ये कम्युनिकेशन एक सर्वर के ऊपर भेज दें। अब क्या, अब आपको चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा, उधर आपके सर्वर के ऊपर रियल टाइम आ रहा होगा कि इस वक्त इतनी गाड़ियां गुजरेंगी, इस वक्त इतनी गुजरेंगी, आप उधर से बैठ के कंट्रोल कर रहे हो। तो ये एक एप्लीकेशन बन जाती है फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, इसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं। तो आईओटी का लफ्ज हम अक्सर यूज किया करेंगे। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक एप्लीकेशन बन जाती है। तो आजकल मेन क्रेज क्या है? मेन क्रेज ये है कि जहां चीजें ऑटोमेट सकती हैं उसे ऑटोमेट कर दो, उसे ले आओ, क्लाउड के ऊपर ले आओ। ठीक है, एक और लफ्ज होगा जो हम यूज करेंगे क्लाउड का, कि इंटरनेट के साथ तो इसे कनेक्ट कर दिया, अब चीज कहां पे फेंके। ठीक है, तो जिस जगह पे फेंक रहे हैं वो सर्वर हो सकता है, वो हमारी सर्वर हमारे अपने प्रेमिसेस में हो सकता है, या वो किसी थर्ड पार्टी के पास होस्ट हो सकता है, जैसे अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, पीटीसीएल का है, किसी का है लेट से कि वो सर्वर्स के हैं, उन्हें मेंटेन किए हैं। आप क्या उन्हें मंथली पैसे देते हैं, $1,000 लेट से आप दे रहे हैं उन्हें पर मंथ के, वो आपको कंप्यूटर सिस्टम उन्होंने लगाए हुए, सारा कुछ उन्होंने किया है, वो आपको एक इंटरफेस देते हैं, आप उसके ऊपर कर रहे हैं। जो कंप्यूटर आपके पास पड़ा है वो बेसिकली आपके पास ही पड़ा है, एक उधर पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये हमने चीज क्या कर दी, हम इसे कहते हैं क्लाउड पे हमने इसको चढ़ा दिया। एक जारगन हम ये यूज कर रहे होंगे कि यार इसको क्लाउड पे चढ़ा दो। क्लाउड पे चढ़ाने से क्या बना दोगी कि यहां जो डेटा हमने कलेक्ट किया था इसको नेट के साथ कनेक्ट करके हमने इसे क्लाउड पे या सर्वर्स पे अपलोड कर दिया। तो क्लाउड का टर्म हम यूज करेंगे, काफी आईओटी का करेंगे। ठीक है, तो क्लाउड पे एक दफा आ गया, अब उसके बाद ये डेटा, इसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, जब आपके पास ये डेटा आ जाएगा ना, आप इससे बहुत सारे पैटर्न्स निकाल सकते हैं। क्या आप ये निकाल सकते हैं यार, एक तो टोल प्लाजा वाला था ना, वो तो चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल था, और क्या पैटर्न्स निकल सकते हैं? आप ये देख सकते हैं, आपके पास एक प्लॉट होगा, 24 घंटों में गाड़ियों के गुजरने का रेट क्या था। आपके पास इस तरह के प्लॉट्स अवेलेबल होंगे, यूं जा रहा है ऊपर, ये कम हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया। क्या है, कुछ सुबह 3-4 बजे के करीब जाके ये चीज बिल्कुल डाउन हुई होगी, इक्का दुक्का कोई गाड़ियां गुजर रही होंगी, अगर हम घंटे घंटे का हिसाब देखें। कुछ पीक आवर्स होंगे, मल्टीपल पीक आवर्स होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यार किस टाइम पर सबसे ज्यादा मूवमेंट थी गाड़ियों की, किस टाइम पर सबसे कम थी। अच्छा, जिस टाइम पर सबसे ज्यादा थी वो इतनी ज्यादा तो नहीं थी कि उससे उल्टा कंजेशन होने लग गई है, कि हमने अगर टोल कलेक्शन के लिए 2 लेन्स बनाई थी, हम 3 लेन्स बना दें ताकि लोगों का टाइम ना जाया हो। इस तरह का आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल चीजें ना, जब आपके पास वो डेटा होगा ना, आप इस तरह की मल्टीपल चीजें कर सकते हैं।
ठीक है, ये डेटा आप पब्लिक कर दें, होगा क्या, किसी बंदे ने गुजरना होगा, अच्छा यार मैंने त्रामड़ी से गुजरना है, कौन सा टाइम बेहतर रहेगा, चेक करूं 2 बजे जाके उसने चेक किया, अगर ओहो यार इस टाइम पे तो बड़ा रश होता है ना, फिर थोड़ी देर बाद हम निकल चलते हैं या कोई और रूट इख्तियार कर लेते हैं। अब ये वाली चीज भी आप काम कर सकते हैं। तो ये देखें छोटा सा एक सिस्टम बनाया, जब आपने उसको एक्सपेंड करना शुरू किया तो उससे आप कितने एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं। शुरू कहां से हुआ था वो सिस्टम, एक बिल्कुल बेसिक से कंट्रोलर के साथ से। तो ये आजकल ना बड़ी इन चीज है कि आपने जो डिवाइसेस हैं अपने, जो भी डिवाइसेस हैं, इनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है और उसका डेटा क्लाउड पे फेंक देना है। वंस जब आप ये चीज कर लेते हैं तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि आपने पहले सोचे नहीं होते, बहुत सारे काम कर लेते हैं। इस कमरे की पावर की है, अगर ये मैं इसको मैयर करके नेट पे फेंकना शुरू कर दूं तो मुझे इसके ऊपर काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं मोबाइल की ऐप बना लूंगा, कंप्यूटर भी नहीं खोलूंगा, ऐप से मैं देख लूंगा यार इस वक्त इस कमरे में कंजम्पशन हो रही है, इस वक्त तो कोई क्लास भी नहीं क्यों हो रही है। तो मैंने हो सकता है रिमोटली ऑन ऑफ कर रखा हुआ कोई सिस्टम, तो इसे मैं रिमोटली ऑन ऑफ कर दूंगा इस चीज को, या मैं किसी को फोन करके कहूंगा यार देखो क्यों हो रहा है इस तरह का काम इधर इस कमरे में। प्लस मुझे पता चल जाएगा कि यार इस कमरे की यूटिलाइजेशन कितनी है, जब भी लाइट जल रही हो इसका मतलब ये कमरा यूज हो रहा है। तो मैं अब अपने जितने भी क्लास रूम है इनकी एक्चुअल यूटिलाइजेशन रेशो निकाल सकता हूँ कि यूटिलाइज किस रेशो से हो रही है, ये भी एक काम है। फिर और क्या हो सकता है, हम सेंसर्स लगा दें जो कि लेट से टेम्परेचर मैयर कर लें, ह्यूमिडिटी मैयर कर लें। एक तो है ना कि आप वेब एप्स के थ्रू देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, किसी साइड पे देख लिया यार आज टेम्परेचर कितना है। ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा कि आप खुद थर्मामीटर लेके खड़े हो रहे हैं, यार तो ये टेम्परेचर है ये, तो बजाय खुद लेके खड़े हो तो सेंसर्स आजकल हैं बड़े लो कॉस्ट अवेलेबल, आप वो सेंसर्स लगाएं, उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें, आपको हर जगह का मिल जाएगा डेटा। कुछ लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके फाइनल ईयर का, वो इस तरह ही कर रहे हैं, उन्हें एग्जैक्ट पता होगा कि हर सेक्टर में इस वक्त क्या है। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं पता होगा कि टेम्परेचर क्या, ह्यूमिडिटी कितनी है, आप उधर ये भी चेक कर सकते हैं कि ऑडियो का लेवल क्या उस जगह पे, साउंड पोल्यूशन क्या चल रही है, लाइट की इंटेंसिटी क्या चल रही है, एयर की क्वालिटी क्या है, हवा में जो मुख्तलिफ हो सकते हैं पार्टिकल्स हो सकते हैं उनकी क्या है, ये भी सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। हमारे पास ज्यादा इक्विप्स पड़ी हैं वो काम कर लेती हैं मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के, प्लस एयर प्रेशर को भी मैयर कर लें, तो अब आप इनसे बड़ी मुख्तलिफ चीजें बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि यार ये वाला जो टाइम है ना इस जगह के ऊपर, ये वाला टाइम वॉक के लिए मौजूद नहीं है, या अगर आपने कोई करने ना रनिंग करनी है तो रनिंग के लिए यार इस तरह करेंगे 3 से 5 बजे आप त्रामड़ी वाले एरिया में रनिंग ना करें, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ जो पार्टिकल रेशियो है एयर में सब्सटेंसेस की वो बढ़ जाती है, ऑडियो पोल्यूशन भी थोड़ी सी ज्यादा है, तो उल्टा आपको फायदे के बजाय नुकसान होगा, धुआं भी ज्यादा होगा, ये वो, तो क्या फायदा उसका। तो क्यों ना आप इस टाइम पर लेट से आप इस एरिया में कर लें, दूसरे एरिया में कर लें, तो आप इस तरह की सजेशंस दे सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से। तो ये बहुत सारे फिर इस तरह के काम उसमें। तो स्टार्ट ये सब चीजें हमारे इस कोर्स में भी ये होगा, या जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आप करेंगे तो हमारी आपसे यही होगी ख्वाहिश कि आप लोग ना उसको ना से नहीं तो कंट्रोलर के साथ जोड़े, कंट्रोलर से जोड़ के फिर आप नेट पे ले जाए और फिर वो वाले काम करें IoT वाले। फायदा क्या होगा कि एक तो ये इन चीजें आजकल आपने ये काम किया होगा तो आपको फाइनल ईयर में कुछ और अच्छा उसे एक्सपेंड कर सकते हैं काम को, मार्केट में भी इन चीजों की डिमांड है, और प्लस आप खुद से कोई चीज आइडिया आपको अच्छा आता है आपसे लॉन्च करना चाहें तो भी आप लॉन्च कर सकते हैं। तो जो भी होगा स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका, स्टार्टिंग पॉइंट उसका एक कंट्रोलर होगा, ठीक है। तो अगेन अगर हम इस चीज को मैं री एम्फेसाइज करूं कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर कोई ये नहीं है कोई 180 डिग्री आपस में अपोजिट चीजें, ऐसा नहीं है, इस तरह की सोच नहीं आनी चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी एक प्रोसेसर है, लेकिन उसमें सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं है, उसमें मेमोरी भी है और उसमें प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट्स भी हैं, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर भी एक माइक्रो प्रोसेसर है, स्कोप उसका है छोटा सा है, स्कोप लिमिटेड है उसका, बड़ा एक मिनिएचर कैलर के साइज में अवेलेबल है आपका, फिजिकली नहीं, यानी कि उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि उसकी रैम उसमें उसका बिट साइज जो डेटा बस वगैरह कम होंगी, ठीक है, उसमें कोई मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट शायद ना हो, इस तरह काम ना हो, इस तरह की चीजें हो। और जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कह रहे हैं उसके अंदर इंटीग्रेटेड मेमोरी और इस तरह की चीजें नहीं होती, कैशे वगैरह होती है, लेवल 1 लेवल 2 की कैशे वगैरह वो होती है, लेकिन अगर हम कहें कि मेमोरी इसके अंदर आपने प्रोग्राम वगैरह जो स्टोर करना है वो उसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो ऐसा नहीं होता, वो इंटीग्रेटेड नहीं होती इसमें।
तो ये वाली चीज बिल्कुल बेसिक सी चीज है और इसको बिल्कुल नहीं भूलना, इसलिए इसको मैंने बार बार एम्फसाइज किया कि यार इन दोनों चीजों को आप कंपेयर कर सकेंगे, यार हैं क्या ये दोनों चीजें, मिलती जुलती चीजें, सिर्फ थोड़ा सा फोकस का फर्क है दोनों का। अच्छा आगे चलें फिर। प्रोग्राम मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ नॉर फ्लैश और ओटीपी, वन टाइम प्रोग्रामेबल रॉम, इज आल्सो इंक्लूडेड ऑन द चिप। और साथ साथ एक रैम भी होती है। हमने जो लास्ट वीक में लेक्चर थे ना, उसमें देखा था कि मेमोरीज जो सी हैं हमारी मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती हैं, उसमें वोलेटाइल मेमोरीज भी हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरीज भी हैं। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जिसमें हम अगर लाइट ऑफ करते हैं तो जो डेटा उसके अंदर है वो जाया नहीं होता, और वोलेटाइल में जाया हो जाता है, उड़ जाता है, वो अरेज हो जाता है। क्या टर्म्स है हमारी? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो वोलेटाइल हमारी कौन सी मेमोरी है? रैम जो सी हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, एसडी रैम जो सी, जिसे आप लैपटॉप्स में यूज करते हैं, और कंट्रोलर में भी इस तरह ही रैम होती है। एसडी रैम तो नहीं, वैसे रैम है, लेकिन जो वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल जिसके अंदर आपका प्रोग्राम स्टोर्ड है, वो नॉन वोलेटाइल में होता है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि यार जब लाइट चली गई तो मेरा प्रोग्राम भी उड़ जाए। उसका मतलब क्या होगा? जब दोबारा लाइट है दोबारा प्रोग्राम डालें फिर चलाएं, नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा। तो हम जो अपने प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं नॉर्मली वो नॉन वोलेटाइल में रखते हैं, और जिस डेटा के ऊपर प्रोसेस कर रहे होते हैं वो हमारा वोलेटाइल में लोड होता है, इसे प्रोसेस करते हैं, वो उड़ भी जाता है। तो क्या होता है? दोबारा जब लाइट आएगी, दोबारा जब उसे बिजली मिलेगी, तो दोबारा वो उसे वोलेटाइल में कुछ चीजें बना के मेमोरी में वो कर लेगा। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे हम, यार ये तो बहुत ही बुरे हाथ है इसके, सखावत बेटा ये ले आओ यार, कुछ मार्कर ले आओ। तो वोलेटाइल मेमोरी को हम रैम बोल देंगे, और नॉन वोलेटाइल को में हमारी कुछ टाइप्स हो जाएंगी। वो रोम भी हो सकती है, वो कोई फ्लैश भी हो सकती है, या ये जिस तरह ये वन टाइम प्रोग्रामेबल लिखा है रोम, इस तरह की भी कोई चीज हो सकती है, ठीक। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं बेसिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, और ये डिपेंड करता है, कुछ कंट्रोलर्स में कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी, कुछ कंट्रोलर्स में कुछ ऑप्शन मिल जाएंगी। तो ये बाकी जो थर्ड पॉइंट है ये तो वही है जिसके ऊपर अभी हमने थोड़ी देर पहले काफी डिस्कशन कर लिया है कि कंट्रोलर जो से हैं ये एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए हमारे हुए हैं डिजाइन, और जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए होते हैं। एम्बेडेड का लफ्ज शायद हम डिफाइन नहीं किया था। एम्बेडेड का मतलब है कि आपने जस्ट अगर लेमन वर्ड्स में देखें कि एम्बेडेड में वो है कि जहां आपने कोई इस तरह का कंट्रोलर यूज हो रहा है और आपको जस्ट फील नहीं आ रही कि यार उस जगह कोई लगी हुई है चीज, कोई प्रोसेसर लगा हुआ है। जैसे मल्टीमीडिया है, इसके अंदर भी एक कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। जब हम उसके साथ रिमोट कंट्रोल के साथ कुछ ऑन ऑफ कर रहे हैं, कुछ और चीजें कर रहे हैं, जो सेटिंग सेव हो रही है उसके इधर कंट्रोलर की ही मेमोरी में जाकर कुछ सेव हो रही है, लेकिन हमें इसे देख के फील नहीं आ रही कि इसके अंदर कोई कंप्यूटर चल रहा है। एम्बेड हुआ है इसके अंदर, पार्ट ऑफ द सिस्टम है। कोई एक्सटर्नल कोई हमने बड़ा सा इसके साथ कोई कंसोल लगा के देख रहे हैं कि यार इसके साथ हम डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं, सिस्टम उसे यूज कर रहा है और हम उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। दैट्स एन एम्बेडेड एप्लीकेशन। माइक्रोवेव ओवन जो है वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम ही है, उसके अंदर भी एक कंट्रोलर अगर तो टाइमर शाइमर वाला सिस्टम है मौजूद। वॉशिंग मशीन एक तो सिंपल टाइमर वाली होती है वॉशिंग मशीन, एक वो है जिसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह भी होती हैं, हम कर सकते हैं कपड़े के साथ इस तरह कर ले, इसमें इस तरह कर ले, कुछ इस तरह। तो अगर वो इस तरह का कुछ है चीजें मेमोरी बेस्ड सिस्टम है तो वो फिर एक एम्बेडेड में आ जाएगा, वॉशिंग मशीन भी। और क्या इस तरह हो सकता है हमारा, कुछ आजकल जो एसी हैं वो एसी क्या होते हैं, उन एसीज का कि उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू। ओरिएंट वालों के सैमसंग के इन्होंने कुछ मॉडल्स लॉन्च किए हैं, उनके अंदर भी एक एम्बेडेड इस तरह का कंट्रोलर चल रहा होता है जो कि बात कर रहा होता है, तो वो एम्बेडेड सिस्टम में ही चीज आती है, ठीक। तो उसका काउंटर पार्ट क्या होता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर। जिसमें आप कंप्यूटर पे बैठ गए, आपको पता है हाँ यार एक कंप्यूटर है, इसके अंदर बैठ के काम कुछ कर रहे हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस कर रहे हैं, ये वो काम। तो एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए ज्यादातर कंट्रोलर बेहतर रहता है। कभी कभार माइक्रो प्रोसेसर भी हम यहाँ यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर कंट्रोलर से काम चल जाता है एम्बेडेड एप्लीकेशंस में, या कुछ और प्रोसेसर की कैटेगरीज होती है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
जिन्हें हम DSPs बोलते हैं या कुछ ASICs होती हैं वो हम इस्तेमाल। तो एनीवेज, तो ये हमारा, और ये हमारा एक कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर का ओवरऑल इन जनरल, कोई स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर की बात नहीं है, इन जनरल अगर देखें किसी कंट्रोलर का तो हमें ये चीजें हमें एक कंट्रोलर में मिलेंगी। एक तो लास्ट स्लाइड में था ना, जैसे हम देखा है कोर है, मेमोरी है, आयोज है। थोड़ा सा अब इस डेफिनेशन को जरा एक्सपैंड करें तो क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। एक तो हमें जैसे मैंने कहा था, हर कंट्रोलर के अंदर भी एक माइक्रो प्रोसेसर तो होता ही है, एक माइक्रो प्रोसेसर मिल जाएगा। रैम, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स आपके लोकल वेरिएबल्स बन रहे हैं, कुछ और इस तरह की चीजें बन रही हो रैम में। प्रोग्राम मेमोरी, इसके अंदर आपका प्रोग्राम स्टोर हो रहा है। एडी कन्वर्टर, ये कुछ आइडिया ये क्या है? A/D कन्वर्टर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। फिर एक ऑसिलेटर जो कि क्लॉक प्रोवाइड कर रहा होगा आपके इस माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम को। तो ये कुछ हमारे जनरल आइटम्स हैं जो कि हमें यहां मिलेंगे। ये पिक्चर कुछ सही तरह उठ के नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर यही वाली चीजें जो अलग-अलग आईसी फॉर्म में अवेलेबल होनी थी ना, कंट्रोलर में क्या हुआ, कंट्रोलर में सारी ये एक चिप के अंदर आ गई हैं। वैसे अगर ये चीजें मिलाएं तो हमें रैम भी अलग मिल जाती है एक आईसी फॉर्म में, हमें ये भी कुछ अलग मिल जाएगा, ये भी अलग मिल जाएगा, सब कुछ। लेकिन ये की चीजें अलग अलग करके जोड़े क्या, इन सब चीजों को कंबाइन करके एक ही पैकेज के अंदर हम लिए हैं, तो डेट इज योर माइक्रो कंट्रोलर। इसके अंदर ये सारी चीजें इसके अंदर ही आ गई। उसे होता क्या, एक तो कॉस्ट सेविंग होती है हमारी और सिस्टम बनाना आसान होता है। अच्छा, रजिस्टर्स क्या होते हैं जी? मेमोरी है, हाँ मेमोरी है। रजिस्टर्स इज अ टाइप ऑफ मेमोरी कह सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये बता सकते हो ये इधर कितने बिट के रजिस्टर हैं? यहाँ ये 8 बिट का 8। तो बेसिकली रजिस्टर इज अ प्लेस फॉर होल्डिंग योर बाइट्स, जो भी आपकी है डेटा वगैरह का कुछ है उसे करने के लिए। और ये आपको जो मिलेंगे ये बाइट्स के मल्टीपल में मिलेंगे। 1 बाइट का होगा या 2 बाइट्स का या 4 बाइट्स का या 8 बाइट्स का या 250 बाइट्स का, 256 बाइट्स का भी हो सकता है, डिपेंड्स। खैर यहां हमें जो मिलेंगे, जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमें इसमें हमें 1 बाइट का या 2 बाइट का मिलेगा। और बाइट का और बिट का फर्क तो हमें पहले ही पता है, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बिट्स 8 बिट्स हैं इस 1 बाइट के अंदर। तो खैर, तो रजिस्टर जनाब मेमोरी है। ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि बिल्कुल प्रोसेसर के जो अंदर ही है। प्रोसेसर के हमने देखे थे कि कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसके अंदर एक CPU होता है, ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं। तो ये ALU होता है और रजिस्टर्स होते हैं। तो वो ALU जो सा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिस डेटा के ऊपर ऑपरेट करता है, वो नॉर्मली हमारा इन रजिस्टर से आ रहा होता है। मेन मेमोरी से भी आ रहा होता है, लेकिन इससे भी आ रहा होता है। लेकिन ये जो चीजें बिल्कुल साथ है, इसके ऊपर ये रजिस्टर्स के ऊपर डेटा उन्हीं स्पीड पे हमें मिल रहा होगा, स्पीड पे वो हमारा प्रोसेसर चल रहा है, ठीक है। मेन मेमोरी से जरूरी नहीं कि हमें उसी स्पीड पे वो चीज मिले। तो CPU साहब जनाब, इस पे ये सिग्नल्स हैं हमारे, इसी से रीड कर रहे हैं। ये कोई कंट्रोल सिग्नल जाएगा जो बताएगा, अगर राइट मोड में है तो राइट कर देगा, रीड है तो फिर रीड करके उठा के ले आया करेगा। तो ये रजिस्टर है जो कि हमें मिलेंगे। फिर SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। वो जो रजिस्टर्स उनके अंदर कोई जनरल पर्पस डेटा हो सकता है। कोई वेरिएबल आपने बनाया, लेट्स से आपने वेरिएबल बनाया कि यार 4C इज इक्वल टू A, तो वो क्या होगा, जो पीछे रजिस्टर बनाया था उसके अंदर वो चला रहेगा। आपने कोई वेरिएबल बनाया अनसाइंड A इज इक्वल टू 3, तो जनाब वो जो आपका रजिस्टर था उसके अंदर ये 3 आ रहेगा, ठीक है, ये वेरिएबल लोड हो रहेगा। ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, ये जनरल पर्पस इस्तेमाल के लिए नहीं है। ये इनकी फंक्शनैलिटी जो सी है ये स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए होगी। मसलन कोई स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऐसे होंगे
कि जो कि यूज होंगे आपका जब हम कोई सीरियल कम्युनिकेशन करने लगेंगे उसमें यूज होंगे। कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होंगे जो कि आप जब इनपुट से डेटा लेके आ रहे हैं उधर यूज होंगे, जब कुछ लिखवाने जा रहे हैं उस वक्त यूज होंगे। तो मुख्तलिफ काम है। तो ऐसे रजिस्टर्स जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं वो हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। ये हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर्स थे जो पहले हमने डिस्कस किए थे। फिर जनाब आई थी हमारी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये माइक्रो कंट्रोलर का कह लेंगे सबसे इजीएस्ट टू यूज एक पेरिफेरल है कि पोर्ट्स सबसे इजी है इसको इस्तेमाल करना। इसमें क्या होता है कि कोई एक पिन को आप कहते हैं पकड़ के यार अगर आपने कुछ लिखवाना है तो मैं आप कहते हैं यार इसे मैं 1 लिखवा दूंगा तो वो हाई हो रहेगी, 0 लिखवा दूंगा तो वो लो हो रहेगी। ये सिंपली, और मैं चाहूं तो इस पूरी पोर्ट को एक ही सांस में भी लिख सकता हूं। और वो कैसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी पोर्ट है एक, और इस पोर्ट को हम कह देते हैं कि इस पोर्ट का लेट से नाम है ए, तो अगर मैं लिख दूं पोर्ट ए इक्वल टू, तो आप लोग गैस कर सकते हैं कि अगर इस पोर्ट का नाम पोर्ट ए था तो अब इसकी कौन सी पिंस के ऊपर 1 लिखा हुआ होगा और कौन सी पे 0 लिखा होगा। जब मैंने अनसाइंड ए इज इक्वल टू 3 लिखा, अनसाइंड 4 ए इज इक्वल टू 3 लिखा और फिर पोर्ट ए इज इक्वल टू ए कर दिया, तो बता सकते हैं किन पिंस के ऊपर 1 होगा और किन पे 0 होगा। उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले पता हो कि ए में जो 3 लिखा हुआ है ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है ना, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो ए का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बनेगा। अब 3 का तो हमें पता है कि यार 3 इज इक्वल टू बाइनरी में 3 क्या है, किसके बराबर होता है 1 1 के। 3 इज योर 1 1। वो कैसे कि ये जो पोजीशन दैट इज 2 रेज़्ड टू पावर 0, ये जो पोजीशन दैट इज 2 रेज़्ड टू पावर 1, तो इसे क्या कन्वर्ट करें तो 1 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 0 क्या बन जाएगा हमारा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो 2 प्लस 1 ये 3 आ गया। ठीक, तो हमने कहा था कि अच्छा एक तो ये कि इसकी बाइनरी कन्वर्जन ये हो गई। दूसरा फिर मैंने कहा था कि यार हम एक ये क्वेश्चन पूछते थे कि यार इसको कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है। अगर हम एक रजिस्टर की बात कर रहे हैं, एक बाइट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसे 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो फिर मैं इस 3 को लिखूंगा कि ये 3 मेरा इक्वल है 0 0 0 0 0 0 1 1। 0 भी ये हमने बताया था पहले भी कि 0 भी ये शो कर रहा है कि बाइनरी में हमने लिखा है, क्योंकि अगर ये मैं ना लिखा हूं तो कोई समझने वाला इसको डेसिमल में 11 भी समझ सकता है, जो कि नहीं है। तो हमने ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि डेसिमल में लिखा है कि बाइनरी में लिखा है, तो हमने 0 भी लिख दिया, जिससे पता चल रहा है आपको देखते ही कि यार बाइनरी में लिखा है। और ये 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने ये सारी पोजीशंस फिल की हैं, चाहे 0 ही क्यों नहीं थे हमने वो भी लिखे। अब ये वो 3 है। अब अनसाइंड कैरेक्टर 8 इक्वल टू 3 में ये वाली चीज पड़ी हुई है बिट पोजीशंस पे। अगर मैं इसको जो रजिस्टर अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था उस रजिस्टर में अगर मैं इसको फिल करूं तो 1 1 0 0 0 0 0 0, ये वो रजिस्टर है आपका जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था। यहां ये कोई और वैल्यू लिखी है, जब वो लिखूंगा तो वो उस तरीके से ये वाली चीज फिल हो जाएगी। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार इस रजिस्टर में या वेरिएबल ए में जो चीज लिखी हुई है इसको उठा के पोर्ट पे फेंक दिया जाए। तो मेरा सवाल क्या था, ओरिजिनल सवाल वो ये था इस पोर्ट की कौन सी पिन है जिसके ऊपर हमें 1 मिलेगा और कौन सी पिन है जिसके ऊपर हमें 0 मिलेगा। तो अब तो शायद आप बता सकते हैं कि किसके ऊपर हमें 1 मिलेगा और किस पे 0 मिलेगा। पहली 2 के ऊपर 1 है, बाकी तमाम 0 दैट्स ऑल। ये इतना आसान है, ये देख लो, कुछ भी नहीं है। ये सिंपल असाइनमेंट कर दिया, पोर्ट इक्वल टू ए कर दिया। अच्छा, जब हमने ये वाला काम किया पूरी की पूरी बाइट जो इधर थी वो पूरी की पूरी बाइट हमने यहां लिखवा दी है। ये भी काम कर सकते हैं और हम बिट बाय बिट भी कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर हम ये वाला काम बिट लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं कि पूरा पूरा एक एक बिट करके लिखवा दें कि पहली बिट को लिख दो जी, फिर अगली को लिख दो, फिर उससे अगली को लिख दो, और इकट्ठा भी लिखवा सकते हैं जैसे ये। तो वो वाली चीजें हम आगे देखेंगे कैसे होता है। ये था लिखवाने का काम। जब हम लिखवा रहे हैं तो वो हमारी आउटपुट पोर्ट है, जब हम रीड कर रहे हैं तो वो हमारी इनपुट पोर्ट है। अच्छा, जब आउटपुट पोर्ट के ऊपर अब हमने जब 1 लिखवाया है तो होगा क्या उसका,
तो ये होगा कि आउटपुट के ऊपर तो जो हमने 1 लिखा, बाहर हमें कैसे वो चीज नजर आएगी? क्या हमें बाहर कंट्रोलर की पिन के ऊपर 0 और 1 बना हुआ नजर आ रहेगा? ये क्या होगा? क्यों जी? एक आईसी है, डिजिटल आईसी है, उसके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है। उसने क्या किया, उसने जाके उसकी एक पोर्ट थी ए, वो पोर्ट क्या थी, वो इस तरह की पिन थी मुख्तलिफ लगी, उन पिन पे जाके किसी को 1 कर दिया, किसी को 0 कर दिया। बाहर मुझे देख के कैसे पता चलेगा कि इस पिन के ऊपर 1 लिखा हुआ, इस पे 0 लिखा हुआ? क्या करूंगा? क्या होना चाहिए तुम लोगों के ख्याल में है? क्या एलईडी? अगर एलईडी नहीं है तो क्या होगा? एलईडी तो मुझे एलईडी फिर एक खरीदनी पड़ेगी 2 रुपए की, ठीक है, वो मैं लगाऊंगा उसके साथ। तो एलईडी नहीं है तो क्या है? लैब में हमारे पास मीटर शीटर पड़े हैं, इस तरह की चीजें पड़ी हैं, तो मल्टीमीटर ले लूं लेट से। मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला है उसे मैं ग्राउंड पे रख दूं, जो रेड वाला है उसको किसी एक पिन के साथ लगा दूं। मल्टीमीटर को सेट करूं मैं वोल्ट के ऊपर, ठीक है, अगर तो डीसी और वोल्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर मल्टीमीटर मेरा रीड कर लेता है लेट से 5, तो मैं कहूंगा मुझे 1 मिल रहा है। और अगर मल्टीमीटर मेरा वहां 0 रीड कर रहा है तो इसका मतलब 0 लिखा हुआ होगा। ये एक आसान सा तरीका है उसको चेक करने का। वहां मल्टीमीटर पे 1 नहीं लिखा हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1 और 0 लिखा था, ये हमने लिखा था बाइनरी में, मैथमेटिकली कह लें या डिजिटल डोमेन में हमने ये लिखा था। तो जो हमारे प्रोग्राम के अंदर 0 या 1 है, वो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में जाके क्या बनता है, जो इलेक्ट्रिकल फिजिकल वर्ल्ड है वहां जाके क्या बनता है। तो वहां वो डिपेंड करता है कि आपकी ना कंट्रोलर कौन सी आईसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। अगर टीटीएल को इस्तेमाल कर रहा है, ट्रांजिस्टर लॉजिक को अगर लेट से इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वहां 0 आपका 0 वोल्ट के अराउंड ही होगा, और जो 1 है वो आपका 5 वोल्ट के अराउंड होगा। अगर वो सीमॉस कर रहा है और सीमॉस वो 12 वाला है, तो फिर वहां 1 12 के बराबर हो जाएगा और 0 0 के बराबर हो जाएगा। कुछ और टेक्निक है तो वहां हो सकता है 0 आपका नेगेटिव वोल्टेज हो और 1 आपकी पॉजिटिव वोल्टेज हो, ये भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स। ये आपने फिर देखना है कि यार, ये फिर आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि यार ये हमारा कंट्रोलर, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं कि जी 1 क्रॉसपॉन्ड कर, किसको क्रॉसपॉन्ड करता है? आप पहले मुझे ये बता दें कि ये किस आईसी टेक्नोलॉजी के तहत चल रही है। टीटीएल वाली चल रही है, सीमॉस चल रही है, कुछ और है क्या है? वो जैसे बताएंगे आप कह देंगे फिर ही मोस्ट प्रोबेबली फिर 1 इसको करस्पॉन्ड करेगा, 0 इसको करस्पॉन्ड करेगा, आप फिर बता सकते हैं। और यूनिट क्या है चीज का? इसका तो कोई यूनिट नहीं, ये तो 0 और 1 है, नंबर्स हैं। इनका यूनिट है वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस 0 करस्पॉन्ड टू 0 वोल्ट, दिस करस्पॉन्ड टू 1 5 वोल्ट। नाउ दिस इज वोल्टेज, फिजिकल सिग्नल है, इसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वो डिजिटल डोमेन में चीज थी, ये अब फिजिकल में वर्ल्ड में आ गई है ये चीज। जब ये फिजिकल वर्ल्ड में आ गई है तो अब आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 5 वोल्ट हो सकता है कि किसी रिले को आप दे दें, वो रिले 5 वोल्ट से ऑन ऑफ होती है, तो आपने क्या रखा? आपने क्या रखा हुआ कि यार ये जो इन आ रही है ना इधर से, जब ये 5 वोल्ट मिले तो इसको इन को आउट के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो क्या होगा? मेरा पंखा चल पड़ेगा। जब इसे मैं 0 कर दूंगा मेरा पंखा रुक जाएगा। एक सादा सा काम रहेगा। इतना इजीली आप बना सकते हो, इसमें ये वाला काम कर सकते हो जी। सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है, तो उसमें आपकी वोल्टेज लेवल 12 वोल्ट हो सकता है उसमें, तो आप 12 कह देंगे उधर 1 को, ठीक। इस तरह मुख्तलिफ हो सकती है टेक्नोलॉजी। एलवीटीटीएल हो सकता है, लो वोल्टेज टीटीएल। लो वोल्टेज टीटीएल में आपका 3.3 वोल्ट पे आ जाएंगे। इससे भी फिर नीचे होता है 1.7 1.3 तक भी आ जाती हैं चीजें, ठीक है। लेकिन हम जो कंट्रोलर जिन पे हम काम कर रहे हैं इसमें हमारा 5 वोल्ट पे चल रहा होगा खाता ज्यादातर, या कुछ और जो नए वाले कंट्रोलर हैं उनमें 3.3 भी होता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी। इस केस में हम जिस कंट्रोलर में काम करेंगे वहां 5 वोल्ट होगा, तो वहां जब भी मैं 1 लिखवाऊंगा उसका मतलब 5 वोल्ट होगा कि मैं उधर 5 वोल्ट में लिखूंगा। अरे ये था इसका आउटपुट मोड। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसका उल्टा सोचें इनपुट के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हमने ये जो हमारा कंट्रोलर था, ये जो हमारा एमसीयू था, या ये था, या सिंपली माइक्रो कंट्रोलर था, इसकी हमने इन पिंस के ऊपर जब ये वाला काम किया तो इस तरह हो गया।
लेकिन कुछ और पिन्स हैं जिनको मैंने रीड करना है, इनपुट रीड करनी है। ये तो मैंने इससे कुछ आउटपुट वर्ल्ड को चेंज किया ना। वो इनपुट वर्ल्ड भी तो कोई हो सकता था। इनपुट वर्ल्ड क्या हो सकता था? इनपुट वर्ल्ड ये हो सकता था कि लेट्स से कोई पुश बटन लगाया हुआ है आपने, ठीक है? वो पुश बटन क्या है? इधर ही आपने पुश बटन लगा दिया। पुश करेंगे, जैसे आप पुश करें, जैसे होता है ना कोई बेल को आप प्रेस करते हैं तो बेल बजने लग जाती है। इधर भी हम कहते हैं कि जब ये मैं बटन प्रेस करूं लेट से तो मेरा पंखा चलने लग जाए, ये काम हो सकता है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा ये वाला पाथ मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज ग्राउंड हो रहेगी। ग्राउंड हो रहेगी इसका मतलब क्या, मुझे जीरो मिलेगा, अंदर मेरा जीरो रीड हो रहेगा। अदरवाइज इसको अगर मैंने पुल अप किया हुआ इस जगह को किसी लेट से 5 वोल्ट के साथ कुछ और, तो जब ये बटन ओपन होगा तो मुझे 5 वोल्ट मिल रहे होंगे। अब 5 वोल्ट से इनपुट पे मेरे रीड होंगे एज ए 1। अब उल्टा काम चल रहा है कि 5 वोल्ट बाहर से 5 वोल्ट देंगे तब वो इनपुट पे मुझे 1 रीड होंगे। ये नहीं कि मैं बाहर 1 वोल्ट दे दूं तो फिर 1 मिलेगा अंदर, नहीं, ऐसा नहीं। जो 1 के करस्पॉन्डिंग चीज बनती है उधर 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट मैं दूंगा तो फिर मुझे 1 मिलेगा। फिर हम मजीद जब आगे जाएंगे देखेंगे कि यार इतनी स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस नहीं है। 5 वोल्ट का मतलब ये है टीटीएल की दुनिया में कि लेट से 4 वोल्ट से ऊपर आप कोई भी वैल्यू दे दो 4 से 5 के दरमियान तो वो 1 ट्रीट हो जाएगी। और 0 का क्या मतलब है कि 0 से 1 वोल्ट 2 वोल्ट के दरमियान कोई चीज दे दो तो 0 के तौर पर ट्रीट हो जाएगी। डेट्स ऑल। वो हम आगे क्या जब ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे देखें। तो खैर इसमें यह कि आप 5 वोल्ट जब आपने दिया है तो 1 रीड हो जाएगा, 0 दिया तो 0 रीड हो जाएगा, ये इनपुट हो जाएगा। तो ये दो चीजें अगर आपको मिल गई इससे ही बहुत सारे काम हमारे हो सकते हैं। ये इनपुट मैंने पुश बटन लगाया था, ये पुश बटन की बजाय कुछ और भी हो सकता था। क्या हो सकता था? कोई वही जो ट्रैफिक काउंटर वाला एलईडी रिसीवर था वो भी हो सकता था यहां, ठीक है? वो ये कुछ और भी चीज हो सकती थी। कोई मोशन सेंसर हो सकता था। मोशन सेंसर क्या करते हैं? मोशन सेंसर आप मार्केट से लें, वो मिल जाए आपको 200-300 रुपए के, 400 रुपए के, वो इस कमरे में लगा लें। जब भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मूवमेंट होगी उन्होंने अपनी इनपुट हाई कर देनी है आपकी। जैसे ही आपको हाई मिलेगी आप पहचान जाएंगे, आप साथ ही घंटी बजा देंगे कि इफ इनपुट इक्वल टू हाई 1, ये वाली आउटपुट जनाब इसको हाई कर दो। और इस आउटपुट पे क्या लगा, तो बजर लगी हुई है, टी टान शुरू हो गई। लो जी, आपने एक सिक्योरिटी सिस्टम बना लिया बड़े मजे से। 6-7 सिस्टम तो हमने बना लिया अभी बैठे बैठे, है ना? और ये वाकई इतने ही आसान है, इनमें कोई मुश्किल है ही नहीं। अगर आपको कंट्रोलर दे दिया है तो वाकई इतने ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल लंबी चौड़ी साइंस नहीं। इनसे ही आपकी बहुत सारी लाइफ में चीजें आसान होने लग जाएंगी। तो ये थी हमारी इनपुट आउटपुट पोर्ट। इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या है? बेसिकली ये हमारा डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट ले रहा है, ठीक है? ये एनालॉग नहीं है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती होती है यहां कि यार ये जो हम वोल्टेज दे रहे हैं बाहर से, ये तो एनालॉग 5 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये जो भी वोल्टेज है ना, ये बेसिकली 2 लेवल्स पे ट्रांसलेट होती है, या हाई पे या लो पे। क्योंकि सिर्फ 2 लेवल्स पे ट्रांसलेट होती है तो इसलिए हम इसे कहते हैं डिजिटल इनपुट्स हैं, हमारी ये डिजिटल आउटपुट्स हैं। तो इनको हम बोलते हैं जनरल पर्पस इनपुट्स आउटपुट्स, जीपीआईओस का लफ्ज भी यूज करते हैं। मेमोरी यूनिट आ गया हमारा। एक तो रजिस्टर था, वो भी मेमोरी थी, लेकिन वो रजिस्टर वो क्या था जो कि हमारा सीपीयू के अंदर था, एएलयू के साथ बैठा। ये मेमोरी यूनिट जो सा ये तरह सीपीयू से बाहर बैठा हुआ है, उसी चिप के अंदर है। माइक्रो कंट्रोलर में तो उसी चिप के अंदर है, लेकिन सीपीयू से बाहर बैठा हुआ है, ठीक है? ये मेमोरी यूनिट जनाब हमारा कोई रोम वाला एरिया भी हो सकता है, ये मेमोरी यूनिट हमारा रैम वाला भी एरिया हो सकता है, ठीक है? इसकी हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं, इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। तो रोम वाला एरिया, तो रोम में फिर मल्टीपल टाइप होती हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया था पहले कि एक हो सकती है जैसे हमारी यूवी अरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट लाइट डालेंगे तो फिर वो अरेज होगी। ये जो खिड़की से ऊपर नजर आ रही है इस पर लाइट डालेंगे अल्ट्रा वायलेट तो अरेज हो जाएगी। और इसे अगर कवर रखेंगे तो जनाब जो डेटा इसके अंदर पड़ा महफूज रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने कोई शरारत की इसके साथ, इसकी वो कैप उतारा, लाइट डाली अल्ट्रा वायलेट, आम लाइट नहीं, अल्ट्रा वायलेट डालेंगे तो अरेज, ठीक है? अरेजेबल यानी कि इसे को प्रोग्राम भी किया जा सकता है, इसे अरेज भी किया जा सकता है, ये दोनों काम हो सकते हैं। आजकल ये बहुत कम यूज होती है, ना होने के बराबर है। हम जो यूज करें उसमें इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसके अलावा कुछ और भी हो सकती हैं।
EEPROM होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM, जो हम कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे उसमें वो होगी। उसमें कोई लाइट शाइट नहीं डालनी पड़ेगी कि हम लाइट ढूंढते रहे, कि आपको कोई असाइनमेंट दी और कहें कि सर हम तो अल्ट्रा वायलेट लाइट ढूंढते रहे और वो हमें मिली नहीं तो हम वैसे ही आ गए। वो इलेक्ट्रिकली होगी, अंदर ही हम एक कमांड देंगे, उससे अरेज हो रहेगी, उसे कमांड देंगे प्रोग्राम हो रहेगी। फिर एक फ्लैश होती है, USB फ्लैश डिस्क जैसे आपकी है, हम जो कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे उसमें फ्लैश भी होगी और उसमें EEPROM भी होगी। तो दोनों काम वो इलेक्ट्रिकली हो सकते हैं, कोई स्पेशल हार्डवेयर नहीं चाहिए होगा। ठीक है, CPU वही वाला CPU है जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था जब हम बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे कि जनाब CPU जिसमें एक ALU होता है, जिसमें कुछ रजिस्टर होते हैं और कोई कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, तो वैसे ही CPU है। माइक्रो कंट्रोलर में भी ऐसा CPU हमें मिल रहा है। अच्छा, फिर कंट्रोलर साहब को, अच्छा ये जो मैं अभी चीजें करा रहा हूं ये जस्ट बेसिक चीजें बता रहा हूं कि कंट्रोलर की दुनिया में होती हैं, ताकि हमें इनके ना एक तो नामों का आइडिया हो रहा है, बाकी कि क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हम स्पेसिफिक हो जाएंगे इंशाल्लाह कि इस कंट्रोलर में एग्जैक्टली ये चीज पाई जाती है और इसकी ये स्पेसिफिकेशन है। अभी हम बता रहे हैं कंट्रोलर की दुनिया में होता क्या क्या है। ठीक, तो CPU देख लिया। अब CPU एक तो थोड़ी देर पहले आपको बताई थी IOs थी, इनपुट आउटपुट्स, जो डिजिटल वगैरह के लिए थी, जो एक इनपुट आती थी एक आउटपुट जाती थी। अरे फिर हमें इस तरह होता है कि कुछ सेंसर्स ऐसे होंगे हमारे कि जो IOs के साथ नहीं लगेंगे, उन्हें कुछ स्पेशल कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल चाहिए जिसके थ्रू वो बात करेंगे हमारे कंट्रोलर के साथ। तो ज्यादा सेंसर जो हमें मिलेंगे वो ऐसे होंगे जो सीरियली बात करते हैं हमारे कंट्रोलर के साथ। सीरियल से बात करती है, सीरियल कम्युनिकेशन होती है। इन जनरल अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन हमारी जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वायर्स के ऊपर डिजिटल कम्युनिकेशन हमारी सीरियल में भी हो सकती है और पैरेलल में भी हो सकती है। कैसे जनाब? पैरेलल में ऐसे कि अगर आपने एक बाइट ट्रांसफर करनी है तो आप ये पूरी की सारी बाइट्स माइक्रो कंट्रोलर की पिंस के ऊपर जाके जोड़ दें, और फिर एक और माइक्रो कंट्रोलर है उसकी भी इसी तरह की ये पिंस हैं, उनके साथ ये तारें अगर हम डायरेक्ट जोड़ दें एट द सेम टाइम, जब मैं इसे भेजूंगा तो सारी लाइनों पे इंफॉर्मेशन एक एक बिट पैरेलल में जा रही होगी। इसे हम बोलेंगे पैरेलल कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, नाम से जाहिर है कि पैरेलल, यानी इस कमरे में अगर 8 दरवाजे रख दूं और 8 दरवाजों से हम पैरेलल में इकट्ठे जा रहे हैं, दैट्स अ पैरेलल कम्युनिकेशन। और दूसरी क्या है इसका, वो है सीरियल, कि एक ही दरवाजा रखा और से एक एक करके जा रहे हैं, दैट विल बी सीरियल कम्युनिकेशन। हमें जो ज्यादातर मिलेंगे इंटरफेसेस में पैरेलल वाला भी सपोर्ट करता है हमारे जैसे कंट्रोलर, लेकिन सीरियल वाले हमें ज्यादा मिलेंगे। क्यों? एक फायदा हमें वैसे ही नजर आ रहा है, 8 दरवाजे नहीं बनाने पड़ रहे। ठीक है ना, 8 दरवाजे यहां भी बनाने पड़े तो काम हो जाएगा ना। अब बनते यार यही है, ठीक है, 1 मिनट में नहीं निकलेंगे, 100 मिनट में निकल जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा फिजिबल है ये चीज हमारे लिए। कम लाइंस यूज हो रही हैं, कम पिंस यूज हो रही, कम एरिया खा रहा है, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ओवरऑल जो सिस्टम बनेगा उसकी कॉस्ट कम होगी। एक सिस्टम वही वाला 1000 रुपए का मिला है, दूसरा 500 का मिला है, दोनों सेम काम करते हैं, आप ऑटोमेटिकली आप 500 वाला फिर लेंगे सिस्टम। अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों की ब्रांड्स भी लेट से सेम है, फिर आप 500 वाला लेंगे क्यों आपको 1000 का, जब वही वाला काम हो रहा है उसके अंदर। इकोनॉमिक्स रूल कर रही होती है इन चीजों में, तो हमारा भी यही होगा, फिर हम एक ही चाहेंगे कि एक ही पोर्ट से काम हो रहा है हमारा। तो सीरियल हमारा इसलिए ज्यादा यूज हो रहा होगा। फिर कुछ फायदे नुकसान आते हैं सीरियल के ऊपर जनाब। हम लिमिट है हमारी, हम गीगाबिट्स तक जा सकते हैं, टेरा तक जा सकते हैं। इनफैक्ट कहा जाए पैरेलल में एक लिमिट के बाद हम जा नहीं सकते, स्पीड ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। कुछ और इश्यूज को इलेक्ट्रिकल इश्यूज, EMT के इश्यूज, EMT का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना आप, कुछ EMT वाले इश्यूज पैदा हो जाएंगे यहाँ कि पैरेलल में जा रही हैं चीजें, इनका म्यूचुअल जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो है हमारा वो मुतासर होने लग जाएगा। कुछ और चीजें होंगी जो हम जब पैरेलल में डिटेल में जाएंगे देखेंगे क्या इश्यूज होते हैं। सीरियल में वो कहानी नहीं होती। तो सीरियल में हम चीजें की स्पीड, हमारी सोच है कि हम जहां तक बढ़ा सकें। ये जो इंटरफेस मैं बता रहा हूं इधर तो हमारा फ्यू किलोबिट्स से शुरू होता है, और अगर हम देखें फाइबर वगैरह में जाएं तो फाइबर वगैरह में सीरियल में जारी होती है, तो वहां हम गीगाबिट्स टेराबिट्स तक जा रहे होते हैं। इतना कर सकते हैं। पैरेलल में ये पॉसिबल नहीं होता, पैरेलल में एक लिमिट के बाद पॉसिबल नहीं होती चीज।
तो खैर, तो सीरियल कम्युनिकेशन के इंटरफेस होंगे जिसके थ्रू सीपीयू बात करेगा, और वो सीरियल कम्युनिकेशन के कौन से हैं, मशहूर तुम्हारे कुछ इंटरफेस हैं जिनके नाम आपको कम से कम आने ही चाहिए। अपने प्रोजेक्ट्स में भी जो करें, अगर आप इनमें से कोई सीरियल का इंटरफेस यूज करें तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने यहाँ ये यूज किया। फॉर एग्जाम्पल I2C या I2C से बोलते हैं, ये क्या सीरियल कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल है, मुख्तलिफ मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें से एक ये है I2C। इसको बोलते हैं इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो IC, यानी कि दो ICs के दरमियान बात करने के लिए जो सीरियल इंटरफेसेस हैं हम I2C बोल देते हैं। सिंपलर एक प्रोटोकॉल है। फिर दो वायर्स यूज होती हैं इसमें, एक पे क्लॉक और एक पे डेटा। इसमें एक चीज मास्टर होती है, बाकी चीजें स्लेव होती हैं। आका और गुलाम वाला ताल्लुक कौन सा वो इधर पाया जा रहा है। मोस्टली माइक्रो कंट्रोलर में मास्टर के तौर में मिलेगा। स्लेव क्या होगा, स्लेव में कोई आईसीज होती हैं, एडीसी हो सकता है, थर्मामीटर हो सकता है, प्रेशर सेंसर हो सकता है, एक्सेलरोमीटर, जायरोमीटर, ये वाली चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सब चीजें हमें मिलेंगी इधर। तो मजे की बात आप देख रहे हैं क्या कि चीजें तीन है लगी हुई। ये नहीं कि हर आईसी से दो दो अलग लाइनें जा रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा। वो सारी जो लाइनें हैं कॉमन लाइन को आगे लग गई हैं, ठीक है। कंट्रोलर की सिर्फ दो ही पिनें यूज हुई हैं इन दी एंड। इनके साथ कोई हम I2C में कोई आई थिंक 100 तक लगा सकते हैं, 100 या 110 तक लगा सकते हैं इस तरह के आईसीज इन दो लाइनों के ऊपर ही। तो वो कैसे लगेगी, ये ऐसी है ना कि एक सड़क है जनाब, ये पार्क रोड जा रही है और इसके ऊपर आवासी यूनिवर्सिटी है और पीछे कुछ हॉस्पिटल्स हैं और चीजें हैं। तो ये नहीं हुआ कि दो चीजों को जोड़ने के लिए हमने दो सड़कें नहीं बना दी हैं, नहीं, उसी सड़क के ऊपर सारे ड्रॉप होते हैं, उसी के ऊपर चलते हैं, फिर उसी सड़क से अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंच पाते हैं, जब उन चीजों को पता होता है कि उन्होंने किस जगह पे जाना है। तो जो इंडिविजुअल बाइट्स जा रही है उन्हें तो नहीं पता, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को पता कि यार मैंने ये जो डेटा भेजना है कहां से भेजना है, कहां से रीड करना है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, बेसिकली जो डेटा वाली लाइन होती है उसके ऊपर क्या करता है, एड्रेस भेज देता है उस डिवाइस का। वो वाला डिवाइस इनेबल होता है, वो तो डेटा रीड करके ले आता है, अल्लाह खैर से किसी और डिवाइस का फिर एड्रेस भेजेगा, उसे रीड करेगा। तो दो लाइनों से ही आप सारा काम कर लेते हैं। तो दिस इज योर I2C। तो I2C के आपके कुछ सेंसर्स होंगे जो प्रोजेक्ट्स में शायद आप लोग इस्तेमाल करें। फिर एक होता है SPI, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो ये SPI साहब में अगर आप देखें तो क्या 3 वायर्स है हमारी, इसको 3 वायर इंटरफेस भी कहते हैं। I2C हमारा 2 वायर इंटरफेस था, SPI हमारा 3 वायर इंटरफेस है। इसमें ट्रांसमिट की लाइन अलग है, रिसीव की लाइन अलग है, क्लॉक की लाइन अलग है, ठीक है। इसलिए 3 हो गई है। चौथी लाइन भी होती है बात तक अनेबल डिसेबल की, लेकिन 3 से भी काम चल जाता है इसमें। जब ट्रांसमिट और रिसीव की लाइन हमने अलग कर ली, उसका फायदा ये होता है कि एट द सेम टाइम हम उस चीज से रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम जब दोनों ही काम कर सकते हैं तो हम उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। एक होती है आपकी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, एक होती है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होती है, जो वन वे होती है, सिर्फ जाने की रखी, आने की नहीं रखी, या आने की है तो जाने की नहीं है। जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, केबल से जो आपको आ रही है, केबल जो आपके टीवी पे आ रही है, वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है कि जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उधर से वो आपके टीवी पे रिसीव हो रहा है, आपके घर से नहीं कोई इंफॉर्मेशन जा रही है उधर, ऐसा कुछ नहीं है। हाफ डुप्लेक्स कौन सी है, वॉकी टॉकी, जो पुलिस वालों के पास या और लोगों के पास जो वॉकी टॉकी होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नहीं पकड़ा होता है, एक साथ पुश करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, हेलो हेलो इधर से गुजर रही है गाड़ी, है फिर उधर रिलीज कर दिया, आप सुन रहे होते हैं। जब वो पुश करते हैं फिर वो सुन नहीं सकते, फिर वो बोल ही रहे होते हैं। और सुनना कब शुरू करते हैं, जब वो बटन को छोड़ते हैं वॉकी टॉकी का, वो हाफ डुप्लेक्स होती है। और फुल डुप्लेक्स क्या होती है, जो आपके मोबाइल्स हैं, बाकी चीजें आप बोल रहे हैं, आप जब बोल रहे हैं अगला बंदा आपको उसी वक्त काट के वो भी जवाब दे रहा है, वो भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, दोनों की कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम हो रही है। दैट इज द फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये जो I2C था इस पे हाफ डुप्लेक्स हो रही है, इस पे हमारी फुल डुप्लेक्स हो रही है। इसमें क्यों, ट्रांसमिट और रिसीव की लाइन अलग अलग पड़ी है, लेकिन मतलब जो एक भेज रहा है, इधर वाला भेज रहा है तो दूसरे वाला भी भेज सकता है, तो दोनों चीजें पॉसिबल हो गई। तो हमारे SPI के ऊपर क्या है कि जरा स्पीड हमें तेज मिल जाती है। जरा I2C में अगर 10 किलोबिट से लेकर 100 किलोबिट तक यहाँ जनाब मेगाबिट्स तक भी जा सकती है SPI में।
इसको 3 वायर इंटरफेस भी बोलते हैं। I2C को 2 वायर इंटरफेस बोल देते हैं, तो इसको 3 वायर इंटरफेस भी बोल देते हैं। एक 1 वायर इंटरफेस भी होता है जिसमें एक तार होती है। सिंपल सादे सेंसर चलाने के लिए 1 वायर इंटरफेस भी काफी होता है। अच्छा, फिर और क्या कम्युनिकेशन के लिए? सीरियल कम्युनिकेशन के लिए एक और होता है, बड़ा मशहूर है जमाना, जिसे बोलते हैं UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का लफ्ज आपने कहां पढ़ा है? पहले पढ़ तो लिया है, DLD में पढ़ा है। DLD में से भी ज्यादा पहले मेरे ख्याल में मशीन में पढ़ लिया होगा। मशीन अभी आपने पढ़ी नहीं, आजकल पढ़ना शुरू कर दी है। चले माशा, तो मशीन में आप पढ़ेंगे, एक सिंक्रोनस मोटर होती है और एक एसिंक्रोनस मोटर होती है। सिंक्रोनस का लफ्ज वैसे ही बड़ा खतरनाक सा लगता है, पहली दफा बंदा सुनता है समझ नहीं आती यार क्या है सिंक्रोनस। काम क्या है इसका? सिंक्रोनाइज करना, दो इंडिपेंडेंट चीजें चलनी, इनको सिंक्रोनाइज करना। फॉर एग्जाम्पल ये पंखा मैंने चलाया, ये अपने स्टाइल से जा रहा है, वो बेचारा अपने स्टाइल से जा रहा है। दोनों की अगर हमने एक ही वोल्टेज दी हुई है, एक ही स्पीड है, तो इसका पर इस वक्त इधर होगा तो दूसरे का पर कहीं और पहुंच जाओगा। लेकिन अगर ये इनको मैं बिल्कुल अलाइन कर दूं कि यार बिल्कुल दोनों सिंक्रोनाइज चल रहे, जैसे सिंक्रोनाइज स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है, कुछ और होते हैं, ये बिल्कुल जनाब एग्जैक्ट एक जैसी मूवमेंट। अब इनको सिंक्रोनाइज करना जरूरी है कि एट द सेम टाइम स्टार्ट हो, एट सेम पोजीशन से शुरू होंगे, तो फिर अब उम्मीद है कि चलते जाएंगे। दैट्स जो सिंक्रोनाइज। डिजिटल दुनिया में सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत आसान होता है कि वहां क्लॉक एक आप इस्तेमाल करते हैं, उस क्लॉक की जो राइज एज होती है, फॉलिंग एज होती है, उसके ऊपर आप कहते हैं चीजें चल पड़े या रुक जाए, उधर सिंक्रोनाइज करना बहुत आसान होता है। तो जब आपकी दो डिवाइसेस के दौरान क्लॉक शेयर हो रहा था, तो हम कहते हैं ये सिंक्रोनस इंटरफेस है। जैसे ये I2C था, इसमें अगर एक डेटा की लाइन थी तो एक क्लॉक की लाइन थी, उस क्लॉक के ऊपर ये सिंक्रोनाइज थे, तो ये एक सिंक्रोनस इंटरफेस था। SPI में भी ऐसा था कि एक क्लॉक था, एक ट्रांसमिट था, एक रिसीवर था, ये सिंक्रोनाइज थे, क्लॉक शेयर कर रहे थे ये दोनों डिवाइसेस। ये जो इंटरफेस है इसमें क्लॉक नहीं शेयर होता, इसमें सिर्फ डेटा आता जाता है। इसमें कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ता है जिससे हम चीजों को सिंक्रोनाइज कर सकें, क्लॉक से नहीं हम कर पाते। तो जब हम क्लॉक नहीं यूज करते इस काम के लिए, तो हम इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस वो इंटरफेस है। उधर हम कुछ और तरीकों से चीजों को आपस में कंपैटिबल बनाते हैं, लेकिन क्लॉक नहीं यूज हो रहा होता बस एटलीस्ट। सो स्पेशल लाइन फॉर ट्रांसफरिंग क्लॉक सिग्नल इज नॉट यूज्ड। जो भी हमारी रेडियो कम्युनिकेशन है, जितने भी रेडियो कम्युनिकेशन मोबाइल की है, जो भी सारी एसिंक्रोनस, इसमें कुछ और तरीकों से हम चीजों को सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं। बड़ा इजियर टू यूज है इंटरफेस, बड़ा कॉमन है, हर कंट्रोलर में तकरीबन पाया जाता है। तो हो सकता है कुछ चीजों में आप यूज कर रहे हो, जैसे अगर आपने वाईफाई का कोई मॉड्यूल यूज करना है अपना, या ब्लूटूथ का मॉड्यूल यूज करना है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आप UART के साथ वो इंटरफेस कर रहे हो अपने कंट्रोलर के साथ। बॉड रेट 1 मेगाबिट नहीं, इससे ऊपर भी मिल जाता है, 2 तक भी जाता है, 4 तक भी जाता है, डिपेंड करता है। इन जनरल 1 मेगाबिट तक में मिल जाएगा। फिर ऑसिलेटर साहब है, एक ऑसिलेटर साहब का क्या काम है कि ये हमारे सिस्टम को एक हार्ट बीट प्रोवाइड करते हैं, वही क्लॉक देते हैं जो कि जिसके ऊपर आपका पूरा सिस्टम सिंक्रोनाइज हो रहा है। इन ऑसिलेटर साहब का यही काम होगा। ये ऑसिलेटर बास्कात हम कोई ड्राइव कर सकते हैं, किसी क्वार्ट्ज क्रिस्टल वगैरह से भी इस्तेमाल करते कर सकते हैं, या फिर हम कोई सर्किट बेस भी होता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में शायद पढ़ लिया हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पढ़ लिया आप लोगों ने, तो उसमें होता है हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर्स वगैरह, इस तरह की कोई चीज होती है, तो वो वाली चीजें भी यहाँ यूज होती हैं, या सिंपल RC वाला भी कोई खाता यूज कर सकते हो आप। अच्छा, फिर जो भी जब कंट्रोलर चलेगा उसकी कोई पावर सप्लाई होगी, जो भी चीज चलनी है उसमें पावर सप्लाई तो आनी है। पावर सप्लाई आ रहे हैं तो देर में याद रखा करेंगे आपने, इसके लिए एक सब्जेक्ट पढ़ना है फ्यूचर में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो आना ही है। ठीक है, तो खैर पावर सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पावर सप्लाई इंपॉर्टेंट सही ना होगी, जितना करंट चाहिए उतना नहीं दे पाएगी, तो कुछ अजीबोगरीब सी हरकतें कर सकता है आपका कंट्रोलर। ठीक है, तो उससे बचने के लिए होता है कि हमें अपने पावर सप्लाई का डिजाइन वगैरह बड़ा प्रॉपर रखना पड़ता है। कुछ इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल एक इशू क्या हो सकता है, ब्राउन आउट का है। ब्राउन आउट क्या होता है? अब जैसे मैंने बताया कि यार आपका कंट्रोलर जो है डिजिटल सर्किट है, डिजिटल सर्किट है यानी कि इसे लो का पता है और हाई का पता है, और ये पसंद करता है कि मुझे या लो रखा जाए, हाई रखा जाए, बीच में ना कहीं रखा जाए। जब बीच में हम इसे रखने की कोशिश करेंगे कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि यार मैं इसे 0 के तौर पे चलूं या 1 के तौर पे चलूं। जैसे कि मैंने कहा कि यार आपका 0 जो सा होगा अप टिल 1 वोल्ट, अप टिल 1.5 वोल्ट, कुछ केसेस में 2 वोल्ट तक भी वो 0 के तौर पर ट्रीट होगा। ठीक, आपने DLD में भी शायद वो एक पढ़ी होगी, लेवल्स थे आपके।
5 वोल्ट, 0 वोल्ट, लेट्स से ये 2 है, ये है कोई 3.2 है और ये 4 है लेट्स से। अब ये जितना भी एरिया है इसको हम हाई के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, ये जितना भी एरिया से हम लो के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में ग्रे है जोन, ये ग्रे जोन में नहीं आनी चाहिए चीज डिजिटल वर्ल्ड में। ये इधर आ गई तो परेशान हो जाएगा बेचारा। कभी हो सकता है इसको 0 के तौर पर ट्रीट कर ले, कभी हो सकता है इसको 1 के तौर पर ट्रीट कर ले, ये हो सकता है। ये स्टेट अगर अकर हो रही है आपके डिजिटल सिस्टम में तो ये एरोनियस स्टेट है, फॉल्टी स्टेट, और ये नहीं होनी चाहिए। देयर इज समथिंग अटरली रॉन्ग विद योर सिस्टम के यार, इससे ये वाला काम हो रहा है, इसको कंट्रोल करना, फिक्स करना है इस चीज को। मेन मास का मेन सोर्स इस केस में ज्यादातर सप्लाई होती है या लोड जो लगाया होता है वो होता है कि लोड आपने इतना लगा दिया होता है आपने इसके ऊपर कि वो कहीं बीच में डिवाइड कर रहे हैं। ये 2 इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन चांसेस हैं कि जब भी रियल सिस्टम चलेगा तो आपको हो सकता है कि कभी कोई ऐसा केस हो रहा है कि आपका सिस्टम, लेट्स से अगर आप पावर ऑफ करने जा रहे थे, पावर ऑफ करने जाते हो, आपका सिस्टम 5 वोल्ट से होता 0 तक पहुंचा तो बीच में इधर से कहीं से गुजरा है, कुछ और हुआ, इस तरह कोई काम हो सकता है, ठीक है। या मोमेंटरली कोई ग्लिच आई जिसकी वजह से वो नीचे गिरा, तो तब क्या करे आपका सिस्टम, कोई उसका फिक्स होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें लगता है ना कि कोई इस तरह की ग्रे जोन में आ रहा है तो हम क्या करते हैं अपने कंट्रोलर को रीसेट कर देते हैं। तो इस चीज के लिए एक चीज होती है जिसे कहते हैं ब्राउन आउट डिटेक्शन, ठीक। तो इस काम के लिए हमारे कंट्रोलर्स में एक सर्किट लगा होता है जो कि इस ब्राउन आउट को डिटेक्ट करता है, और इस ब्राउन आउट को जैसे डिटेक्ट करते हैं साथ ही कंट्रोल को रीसेट कर देता है। रीसेट करना ज्यादा बेहतर है बजाय कि हम उसे अनडिटरमिन्ड स्टेट में फेंक दें। अनडिटरमिन्ड स्टेट में फेंकना बड़ा खतरनाक है कंट्रोलर को, क्योंकि हो सकता है कि उस कंट्रोलर के साथ कोई क्रेन ऑपरेट हो रही हो, पॉसिबल है। वो क्रेन जनाब एक कंटेनर को शिप से उठा के सड़क पे लेके आ रही थी, जब उसमें 1 होना था तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट ने क्या करना था, चीजों को पुल कर लेना था, और जब उसने 0 होना था इलेक्ट्रोमैग्नेट ने ऑफ होना था। जो कंटेनर जो सड़कों पे जा रहा था 40 फुट का कंटेनर, उसने गिर जाना है जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ होगा। अब इमेजिन करें कि बीच वाली कोई इस तरह की स्टेट आ गई और वो हवा में था कंटेनर, और उधर इस तरह का उसने ऑन ऑफ हुआ और इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका उधर इस तरह, तो कितना जानलेवा हो सकता है ये वाला काम। अगर कोई नीचे खड़ा तो उसकी जान जा सकती है। तो ये चीज ना हो, उससे बेहतर रीसेट कर दे, वो बीच में ना खड़ा रहे। यहां एम्बेडेड वर्ल्ड में चीजें, कुछ गलतियों का मतलब जान से जाना भी हो सकता है। इतना खतरनाक हो सकता है एम्बेडेड वर्ल्ड में कुछ चीजों का कि जान जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेंसर एक लगाया हुआ है जो कि डिस्टेंस डिटेक्ट करता है कि अच्छा दीवार से इतना डिस्टेंस रह जाए तो गाड़ी को रोक लेना है। उसके ऊपर आप डिसीजन नहीं ले पाते या वो गलत आ रहा है तो क्या है, लेट्स से वो दीवार की बजाय वो कोई खाई थी और बस थी, एक ऑटोमेटिक ड्राइविंग चल रही है, अब वो उधर नहीं रुकता तो क्या है, बस ही आपकी पूरी की पूरी उस डिच में जा सकती है और जानी नुकसान हो सकता है। तो इधर इस तरह की चीजों के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम में। अगर तो बिल्कुल बेसिक किसी टॉय पे लगाए तो फिर तो नहीं है मैटर करता, लेकिन अगर किसी इस तरह के जिससे आप ह्यूमन बींग्स जिससे एसोसिएटेड है तो वहां ये चीज जानलेवा हो सकती है, ये याद रखने की बात है। तो क्या करते हैं कि हमें एक सर्किट होता है, बेसिकली वो सर्किट फिर आपके जो क्लियर होता है ना, मास्टर क्लियर होता है आपके कंट्रोलर का, उसको जाके कर देता है सेट या रीसेट डिपेंडिंग ऑन को नॉर्मली ऑन है कि नॉर्मली ऑफ है। तो ये काम कर लेते हैं, उससे क्या था कि आपको एक डिफाइंड स्टेट पर रहता है आपका कंट्रोलर। अच्छा, कंट्रोलर में फिर एक और चीज भी है, आईओस थी ना कुछ, फिर इसमें एक और भी चीज है जो कि मिलती है जिसे हम बोलते हैं टाइमर्स या काउंटर्स। ये भी होते हैं आपके कंट्रोल में। ये क्या करते हैं काउंटर्स, क्या करते हैं काउंटर बेसिकली काउंट करते हैं कुछ इवेंट्स को। अच्छा यार ये इवेंट इतनी दफा हो गया, ये इवेंट इतनी दफा हो गया। फॉर एग्जांपल जो हमने सड़क पे लगाया था एक ट्रैफिक काउंटर, वो काउंट कर रहा था कि इतनी गाड़ियां गुजर गई। हमने ट्रैफिक सिग्नल के साथ लगा लिया है इस तरह की चीज, एक टाइमर उसमें लगा हुआ है। बेसिकली वो टाइमर क्या करता है, यार आधा मिनट गुजर गया तो अब लाइट को, इस वाली लाइट को ग्रीन कर दो, दूसरी वाली लाइट को एम्बर कर दें और बाकी रेड ही रहे। तो ये टाइमर चल रहा है वहां, यानी कि ऐसे ये एक मैकेनिज्म है जो कि हमें टाइमिंग से रिलेटेड कुछ देता है, ये काउंटिंग से रिलेटेड एक मैकेनिज्म देता है कि हम कर सकते। क्योंकि ये भी बहुत सारे सिस्टम हैं जहां इस तरह की चीज चाहिए होगी।
कुछ जगह तो ऐसी थी ना जहां सेंस करना था, कुछ जगह ऐसी ना हमें शायद कुछ काउंट करना है, वहां टाइम में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है यार 2 मिनट बाद ये वाला काम करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट बाद जाके मैंने टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है, या टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में हमने कह रहे हैं अगर 10 बंदे कमरे में आ गए तो फिर दरवाजा बंद कर दिया रहे, और जब तक वो जाए ना 10 से कम ना हो तो दरवाजा ना खोले। अब ये काउंटर एक होगा लगा हुआ, तो ये वाला काम हो सकता है। तो इस तरह के हमें मैकेनिज्म चाहिए। तो टाइमर और काउंटर्स भी हमें माइक्रो कंट्रोलर में मिलते हैं। तो जो भी इस तरह टाइमिंग बेस्ड इवेंट्स होते हैं ना करने, तो वो हम कर सकते हैं। तो इनसे भी बड़े इंटरेस्टिंग काम फिर हो सकते हैं इनको इस्तेमाल करते हुए। टाइमर काउंटर से आप कैलेंडर्स बना सकते हैं, जो मस्जिदों के अंदर वो लगे होते हैं, वॉल कैलेंडर्स नहीं बने होते आज के जिसमें मुफ्त हुआ है, वो एक कंट्रोलर ही लगा हुआ है, उसके पीछे सारे जो पूरे साल का टाइम है वो सेव्ड है, वो बस चेंज होता रहता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। पहले लोगों को मैनुअली चेंज करना पड़ता है, कुछ भी नहीं मसला उसमें। अच्छा, फिर एक टाइमर होता है और एक वॉच डॉग टाइमर होता है। नाम ही बड़ा खतरनाक है, वॉच डॉग टाइमर। वॉच डॉग, वॉच डॉग किसे कह रहे होते हैं? जो कि कुछ ऑन द लुकआउट होता है, कोई चीज ऐसी यार ये हमारा वॉच डॉग है, देख रहा है, होता है ना, डॉगी बिठा दिया यार कोई पकड़ लो उसे। ये टाइमर भी ऐसा ही है, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट काम है वॉच डॉग टाइमर का। वॉच डॉग टाइमर ये करता है, कहता है कि यार क्या करता है, चलो इससे पहले एक सवाल ये कर लेते हैं कि जब आपका सिस्टम स्ट्रक हो जाता है, कंप्यूटर जिस पे बैठे आप काम कर रहे हो, स्ट्रक होने से क्या मुराद है? आप की दबा रहे हैं, कुछ नहीं जवाब आ रहा, बत्ती जली जा रही है जनाब, कुछ नहीं हो रहा अंदर, फिर आपने कहा ठक ठुक ठक, कुछ नहीं हो रहा यार, क्या नहीं, क्या करते थे आप लोग? फिर माशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के रीस्टार्ट, तार खींची, ऑन ऑफ किया, चलो जी, लैपटॉप है तो बटन दबाया, उसका जो पावर वाला दबा के रखा, रीसेट हो रहा है। तो दूसरे लफ्जों में जो भी ये डिजिटल चीजें चल रही हैं, इनमें स्टक होने के चांस है। कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसको हमने पहले से टेक केयर नहीं किया होता है, उससे क्या है कि प्रोसेसर किसी ऐसी लूप में फंस गया है जिससे निकल नहीं पा रहा बेचारा। उसे निकालने के लिए फिर मजबूरन एक ही बिगड़े तिगड़ों का यार रहता है, डंडा नहीं, रीसेट का बटन, रीसेट दबाया, अब दोबारा स्टार्ट होगा, चीजें चलेंगी, हम लेंगे, फिर कभी फंसेगा फिर ये वाला काम कर लेंगे। लेकिन ऐसा ही कोई आपने कंप्यूटर सिस्टम किसी सिग्नल पे लगा दिया था और वो सिग्नल स्टक हो गया, अब क्या करें? अब कोई बंदा जाए, पुलिसमैन को आपने कहा भाईजान ये नहीं चला सिग्नल, वो आए उधर से पता नहीं कहां से आगे, उस पे चढ़े, पोल पे चढ़ गया और रीसेट किया, चलने लग गया बाकी। क्यों? क्योंकि ये भी बेचारे सिस्टम फंस सकता है, ये भी कहीं। हल ज्यादा इसका अच्छा क्या है? इसका हल एक और अच्छा ये है कि वहां कोई वॉच डॉग टाइमर टाइप चीज लगा दी जाए। ये वॉच डॉग टाइमर साहब क्या करते हैं? ये चेक करते हैं कि यार सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा। सिस्टम को कैसे चेक करते हैं? जैसे हम लोग किसी बंदे को होता ना कोई ड्राइव साथ कर रहा, तो हम कहते हैं जाग रहा है ना भाई, हाँ, तो कहता है हाँ, तो फिर हम बैठ के कुछ बाहर देख रहे हैं कुछ, अगर आप ये ड्यूटी लगी है कि गाड़ी जा रहा है और आपका काम है इसको जगा के रखना है, ठीक है ना, बातों में लगा के रखना ताकि सो ना जाए, तो क्या थोड़ी हाँ भाई जाग रहा है ना, या ये हो इस तरह का, वो कहता हाँ, फिर आप फिर 2 मिनट हाँ भाई जाग रहा है, वो कहता है हाँ, लेकिन अगर वो नहीं जाग रहा हो भाई रोक, एक्सीडेंट बनता है। प्रोसेसर भी यही है। अगर वॉच डॉग टाइमर का सर्किट क्या करता है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ना एक पल्स ही भेज देगा, ठीक है। अगर तो सिस्टम सही चल रहा हुआ, ये क्या होगा, अपना काउंटर जो सा होगा ना, ये सिस्टम रीसेट कर लेगा उसके ऊपर, उस पल्स के आने पे। अच्छा, वो काउंटर क्या करता है? वो काउंटर क्या करता है? काउंटर कहता है एक दफा मैंने इसे पूछा जाग रहा है, जवाब नहीं आया, उसने 1 इंक्रीमेंट कर दिया, फिर पूछा जाग रहा है, जवाब नहीं आया, इंक्रीमेंट कर दिया, तो 3 दफा इस तरह हुआ, चुप करके गया, उसने रीसेट का बटन दबा दिया। ये नहीं है, नहीं कोई फिजिकली नहीं कोई एक रोबोट निकला बाहर और उसने जनाब जाके ठुस करके एक बटन दबाया, नहीं, ऐसा कोई कहानी नहीं है। एक सिग्नल उसने हाई कर देना, रीसेट हो जाना, बेसिकली इलेक्ट्रिकली स्पीकिंग। ये काम वॉच डॉग टाइमर ये वाला काम करता है। ये भेजेगा, भेजेगा एक पल्स ही भेजेगा, हाई होगा, उसके ऊपर क्या होगा, हमारा जो सीपीयू के अंदर ना एक छोटी सी रूटीन चल रही है, वो क्या करेगी, जब भी इस तरह की आए करेगी बस उसको रीसेट करेगी, काउंटर को रीसेट कर देगी। अगर वो सीपीयू कहीं फंस गया है तो फिर क्या होगा, वो उस रूटीन में आ ही नहीं पाएगी, रूटीन में आ ही नहीं पाएगी, काउंटर इंक्रीमेंट होता रहा है। और जब काउंटर लेट से 3 दफा इस तरह का चल गया कि 3 दफा हो गया कोई जवाब नहीं आया, वो हमारी सेटिंग है कि हमने सेटिंग क्या की है, 3 दफा पे जवाब नहीं है, 5 दफा पे नहीं है, जो भी हमने सेटिंग की है, 5 दफा पे लेट से नहीं आता, तो हम क्या कर देंगे, उसे रीसेट कर देंगे, दोबारा सिस्टम चल पड़ेगा। तो क्या है, एक बेसिकली अब आपको कोई बंदा भेजने की जरूरत नहीं कि यार वो सिस्टम वहां स्टक हुआ
पे जाके जरा जाके उसे रीस्टार्ट करो, नहीं, ये खुद ही कर लेगा और बड़े अच्छे तरीके से कर लेगा। तो वाइट ऑफ टाइमर भी हमें चाहिए। तो जहां भी 24/7 ऑपरेशन होता है, 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक, वहां चांसेस हैं कि चीजें इस तरह हो जाएं। तो अगर हो जाए तो उनका हल क्या होगा, इस तरह का कोई हमें हल चाहिए कि चीजें जब किसी ऐसी स्टेट में चले जाए कि जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो उन्हें तो दोबारा ले आए स्टार्टिंग मोड में, तो उधर हम इस तरह का वाइट ऑफ टाइमर इस्तेमाल कर लेंगे। एडीसीज जो हमने जिक्र किया था, एडीसीज क्या करेंगे कि हमारे जो इनपुट्स थी वो डिजिटल ही नहीं थी, वो एनालॉग भी हो सकती हैं, और एनालॉग है तो उन्हें डिजिटल वर्ल्ड में कैसे लेके आना है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इस्तेमाल करते हुए लेके आना है। तो डीएसपी आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में, देख लेंगे एडीसी की साइंस क्या होती है। एनीवेज ये एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। अब एनालॉग सिग्नल्स क्या हो सकते हैं हमारे, टेम्परेचर, थर्मोमीटर एक लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा है, तो वो हो सकता है कि एनालॉग रीडिंग है उसको फिर डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वोल्टेज अगर आप मैयर करना चाहते हो, एनालॉग सिग्नल है, अब ये एडीसी को आप देंगे तो फिर वो डिजिटल में लेके आएगा। कुछ सिग्नल वैसे डिजिटल होते हैं, जैसे वो काउंटिंग थी कि कितनी गाड़ियां उधरी, काउंटिंग पूरी काउंटिंग डिजिटल थी, लेकिन कुछ सिग्नल्स एनालॉग होने फिर आपको मजबूरन चाहिए कुछ इस तरह काम। या ऑडियो, जैसे मैं बोल रहा हूं स्पीच को अगर मैंने डिजिटल में कन्वर्ट करना तो एक एडीसी चाहिए। तो ये एडीसी इस तरह के आपको ये भी कंट्रोलर में मिल जाएंगे, क्योंकि आपका कंट्रोलर जरूरी नहीं कि डिजिटल के साथ डील करे, एनालॉग के साथ भी डील करता है, तो एडीसी भी चाहिए होती है। तो ये हमारे ना कंट्रोलर में कुछ चीजें होती हैं। फिर कंट्रोलर में एक चीज होती है कि उसका मेमोरी आर्किटेक्चर क्या है। लास्ट लेक्चर्स में हमने आपको एक दो टर्म्स बताई थी, सिस्क की और रिस्क की। सिस्क क्या था आपका, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर था, है ना, कंप्यूटर, सॉरी, और रिस्क क्या था, रिड्यूस सेट कंप्यूटर। तो रिस्क की हमने कहा था एग्जांपल आपका जो हम कंट्रोलर पढ़ेंगे वो होगा, जैसे पिक का कंट्रोल था हमने कहा था वो होगा, या आर्म के प्रोसेसर है वो रिस्क एग्जांपल है, और सिस्क का हमने कहा था जो इंटेल का प्रोसेसर हम पढ़ेंगे वो सिस्क एग्जांपल होगा। सिस्क में क्या होता है कि आपका इंस्ट्रक्शन सेट बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी वेरिएबल लेंथ होती है, और उसमें जो इन जनरल मेमोरी आर्किटेक्चर हमें मिलता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मिलता है, जो कि नजर आ रहा है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये वॉन न्यूमैन साहब एक साइंटिस्ट थे, 40s में गुजरे हैं शायद, कुछ इस तरह का, 30s या 40s में, तो उनका था। इसकी क्या खास बात है वॉन न्यूमैन मेमोरी आर्किटेक्चर की, कि इसमें जो आपकी रैम है और जो आपका सॉरी प्रोग्राम है और जो आपका डेटा है वो एक ही मेमोरी में होते हैं। प्रोग्राम और डेटा दोनों आपके एक ही मेमोरी में होते हैं, एक ही जगह पड़े हुए, इसलिए फिर आपकी एक ही डेटा बस होती है और एक ही आपकी चौथी होती है, दूसरी एड्रेस बस होती है, वो इस्तेमाल हो रही होती है। इसका काउंटर पार्ट एक होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में प्रोग्राम मेमोरी आपकी अलग होती है, डेटा मेमोरी आपकी अलग होती है। रैम को जब भी मैं देखूंगा तो रैम को मैं डेटा मेमोरी कहूंगा, प्रोग्राम मेमोरी या रोम जो से नॉर्मली इसमें आपका प्रोग्राम पड़ा होता है, तो ये अलहदा होगी, ये चीज अलहदा होगी। तो इसकी अपनी एड्रेस और डेटा बस होगी, इसकी अपनी एड्रेस और डेटा बस होगी। हमने देखा था कि हमें एड्रेस बस चाहिए किस काम के लिए, कि उसका एड्रेस क्या है, और डेटा बस चाहिए कि उस जगह पे जो कंटेंट्स पड़े हैं उन्हें लाने के लिए या लिखवाने के लिए डेटा बस चाहिए होती है। तो इधर अलग अलग है एड्रेस बस और डेटा बस, वॉन न्यूमैन में एक ही जगह होती है। हाँ, हम देखेंगे कि रिस्क में ज्यादातर हमें हार्वर्ड आर्किटेक्चर मिलता है, कि जहां प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी आपकी रैम जो होती है अलग अलग है, और वॉन न्यूमैन में क्या होता है आपकी एक ही जगह इकट्ठे। तो आपने देखा होगा कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये लैपटॉप है, इसमें उसी मेमोरी के अंदर ही मेरा ये प्रोग्राम भी लोड है। पावर पॉइंट जो इस वक्त चल रहा है, पावर पॉइंट भी उसी मेमोरी में पड़ा हुआ है, और जो स्लाइड्स जो कि डेटा है इस काम के लिए, जो स्लाइड्स बनी है जो चल रही हैं, ये डेटा है, ये भी उसी मेमोरी में पड़ा है। जो गाना मैं सुन रहा हूं वो भी उसी जगह पड़ा है, जो प्रोग्राम उसे चला रहा है, वीएलसी प्लेयर या मीडिया प्लेयर जो चला रहा है वो भी उसी जगह पड़ा हुआ है। तो ये वॉन न्यूमैन की एग्जांपल्स बताई। लेकिन अगर ये अलग मेमोरी में पड़े हुए हैं, फिजिकली जो अलग मेमोरी है, दैट विल बी हार्वर्ड आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर फिर हमें क्या मिलेगा, इंटेल जो बेस सिस्टम्स हैं हमारे, उनमें हमें वॉन न्यूमैन मिल जाएगा, सॉरी। और जो रिस्क बेस्ड सिस्टम है, जैसे कि हमारा कंट्रोलर जो हम पढ़ेंगे वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड है। तो मैंने बताया था कि यार हमारे ये जो आएंगे ना, इसमें हमारे कुछ पेयर्स ऑफ टर्म्स यूज हो रही होंगी। वो पेयर्स क्या है, सिस्क और रिस्क का पेयर था, एक पेयर ये वाला जो आज हमने देख लिया, हार्वर्ड आर्किटेक्चर का और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का। सिस्क और रिस्क किस सेंस में था, वो प्रोसेसर की सेंस में था। हार्वर्ड और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर किस सेंस में, ये मेमोरी के आर्किटेक्चर की सेंस में, मेमोरी क्या अलग है या एक कंबाइंड है यूज हो रही है। सो दैट्स ऑल
फॉर द डे टुडे, इस पे खत्म करते हैं हम। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे यही वाली जो आज जनरल टर्म्स पढ़ी हैं, हम देखेंगे जो कंट्रोलर हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर वो वाली चीजों की क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर